Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Today my topic of discussion is amino acid catabolism. You do this topic also from the Lippincott and also consult the Sir Dr. Naeem slides. And lastly, if you have any queries and ambiguities, then you will also consult the Harper. But my recommendation is to do Lippincott with a high efficacy and then consult the Sir Naeem slides. And then if you still not clear about the topic or the concept of the certain amino acid, you consult the Harper. So let's begin the amino acid catabolism. First of all, we remove amino group from the amino acid, and the amino acid is amino group removed from the first. We remove the in the previous lecture I will remove the amino group from the amino acid, and the amino acid is then converted into the alpha keto acid, and this amino group goes to the liver and converted into the urea, and goes to the kidneys and converted into the ammonia mines, and will be excreted from the body because ammonia is highly toxic to the central nervous system. We already discussed thing. Now we will discuss how this alpha keto acid is catabolized in our body. अब हमने जो सबसे पहले डिस्कस कर लिया था कि अमाइनो एसिड में से जब हम अमाइनो ग्रुप एज द अमोनिया निकाल देते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, कीटो एसिड बचता है. अब कीटो एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें बनाने के अंदर. लाइक कीटो एसिड को हम ग्लूकोज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं. कीटो एसिड को हम लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं. कीटो एसिड को हम लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं. कीटो एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द कीटोन बॉडीज. कीटो एसिड will also use as a keto acid can also give the energy by catabolizing to the oxygen and the water in the TCA cycle. So हम इनको मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कीटो एसिड को. आज हम जो पढ़ेंगे, हमने अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाल लिया था, वो सारा हमने जो पहला चैप्टर था अमाइनो एसिड कैटाबोलिज्म का लिपनकॉट के अंदर, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि हाउ द अमाइनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमाइनेशन, एंड हाउ द अमाइनो ग्रुप इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड टू द लिवर एंड द किडनीज एंड विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, एंड व्हाट आर अबाउट द यूरिया साइकिल एंड द हाइपरमोनीमिया, acquired congenital uses of the drugs such as neomycin, phenyl butyrate, and which converted into the body as a phenyl acetate. वो हम सारी चीज़ें पीछे डिस्कस कर चुके थे. आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, अल्फा कीटो एसिड की कैटाबोलिज्म. के अल्फा कीटो एसिड बॉडी के अंदर किस तरीके यूज अप होता है. जाहिर बात है अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म शुरू करना है, अमोनिया ग्रुप तो निकाल दिया, बच गया अल्फा कीटो एसिड. अब ये बात याद रखने के बॉडी के अंदर हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड? बिकॉज standard amino acids are those amino acids which are involved in the protein synthesis in our human body, and those amino acids which are not involved in the protein synthesis are known as the non-standard amino acid. So only standard amino acids are important, or the non-standard also important? So answer is that both of the standard and non-standard amino acid are important, but the most important is the standard amino acid. कि बॉडी के अंदर जो हमारे पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं. या प्रोटीन, इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, वाइल द रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो परफॉर्म्स द इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर ह्यूमन बॉडी सच एज सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन विच आर यूज इन द यूरिया साइकिल. इफ दे आर नॉट प्रेजेंट देन द यूरिया साइकिल कैन नॉट रन एंड द पेशेंट हैव अ हाइपर अमोनीमिया एंड मे गो इनटू द कोमा एंड इवेंचुअली डेथ. सो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का भी फंक्शन है, लेकिन हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं जो बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. अब जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, इसके अंदर से भी कुछ अमाइनो एसिड होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल. लेकिन मैं आपके पहले एक कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ कि जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, जब इनका कैटाबोलिज्म होता है, इवेंचुअली ये हमारे पास 7 इंटरमीडिएट्स बनाते हैं. जो अमाइनो एसिड है जिस नेचर का भी, उसका कैटाबोलिज्म होगा 20 के अंदर से, तो वो 7 इंटरमीडिएट्स कॉमन बनेंगे. उन 7 इंटरमीडिएट्स आपको यू ऑलरेडी नो द नेम्स ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स. वो कौन कौन से हैं हमारे पास 7 इंटरमीडिएट्स हमारे पास? एक तो है हमारे पास पायरोवेट को सिक्वेंशली चलते रहें. एसिटाइल को के बाद एसीटो एसीटेट, देन टीसीए साइकिल में क्या आता है, साइट्रेट आइसोसाइट्रेट नहीं मिलता इसके अंदर हमें मिलता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, देन सक्सिनाइल को
सक्सिन एल्कोहल के बाद हमारे पास क्या मिलता है, फ्यूमारेट, एंड लास्ट ऑक्सैलो एसीटेट, OAA। मैंने शॉर्ट एब्रीवेशन लिख दिया OAA। हमारे पास जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, जब इनका कैटाबॉलिज्म होता है तो इवेंचुअली आखिरकार हमारे पास क्या होता है कि 7 इंटरमीडिएट्स बनते हैं। हम अपनी एज ऑफ द डिस्कशन के लिए क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कौन से अमाइनो एसिड हैं जो पायरोवेट बनाते हैं, कौन से अमाइनो एसिड हैं जो एसिटाइल कोए बनाते हैं, कौन से अमाइनो एसिड हैं जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाते हैं। इस फैशन के अंदर अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारी अपनी फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्क्रिप्शन हम इस तरीके इसको डिस्कस करेंगे तो हमारी अपनी डिस्कशन आसान हो जाएगी। अगर हम पहले ये अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा मिक्सिंग है, हम और ज़रा कम्प्लेक्स कर देंगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। सो ये याद रखना है कि 20 अमाइनो एसिड हैं, उनका जब भी कैटाबॉलिज्म होगा हम लीड करेंगे आखिरकार इन 7 प्रोडक्ट्स के अंदर, इंटरमीडिएट्स के अंदर। अब इन इंटरमीडिएट्स को यूज़ करके हमारे पास ग्लूकोज भी बनाया जा सकता है। इन इंटरमीडिएट्स को यूज़ करके लिपिड्स, कीटोन बॉडीज़, इनर्जी पर्पसेस के लिए इवन द नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस भी की जा सकती है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की इन जो कॉमन इंटरमीडिएट्स आए हैं इनको यूज़ करते हुए नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस भी कराई जा सकती है। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं असेंशियल और नॉन असेंशियल के कंसेप्ट की तरफ। आपको पता है दोज अमीनो एसिड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर नोन एज अ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। हमें उनको डाइट से लेने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात मेरी आज आप याद रख लेना कि अगर हम असेंशियल अमीनो एसिड नहीं खाते तो बॉडी में नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की भी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके हमारे पास नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है अगर हम असेंशियल अमीनो एसिड ना खाएं। तो असेंशियल अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। So those amino acids must be supplied through the diet for the normal functioning of the human body. Those amino acids are known as the essential amino acid. And असेंशियल अमाइनो एसिड्स 20 मैंने बताए थे, उसके अंदर 9 जो है असेंशियल अमाइनो एसिड है। फर्स्ट ईयर में भी आपने एक निमोनिक याद किया था, टीवी टिल पीएम, ये दीज अमीनो एसिड्स आर नोन एज द असेंशियल अमाइनो एसिड। अब आपने इनके नाम याद रखने हैं। देखें टी से हमारे पास क्या आ जाता है, टी से हमारे पास आता है थ्रियोनीन, वी फॉर वेलिन, एंड टी फॉर हमारे पास क्या आता है, ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन। देखें जितने भी ये आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन, ये याद रख लें कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन जो हैं वो कौन से अमाइनो एसिड है हमारे पास, ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है। और यहाँ पे फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन जो है ये भी हमारे पास अरोमेटिक अमाइनो एसिड है। सो आप तो यहाँ इस निमोनिक की मदद से याद कर सकते हैं या आप इन अमाइनो एसिड में से भी कैटेगरी बना लें, उस तरीके आप याद कर सकते हैं। लेकिन माई रिकमेंडेशन इज़ टू लर्न दिस निमोनिक। और इस निमोनिक के अंदर याद रखना है कि इससे टी फॉर थ्रियोनिन बन गया, चलो टी फॉर ट्रिप्टोफैन। टी फॉर एक अमाइनो एसिड होता है टायरोसिन भी, लेकिन टायरोसिन नॉन एसेंशियल होता है, वो बॉडी में फिनाइल एलानिन से बन जाता है। तो ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको यू मस्ट रिमेंबर दिस डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। एंड टी फॉर थ्रियोनिन, वी फॉर वेलिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एंड द नेक्स्ट एल फॉर कम फ्रॉम द लाइसिन। Then phenylalanine, I already told you, phenylalanine, methionine, M for methionine, and H for histidine. These amino acids are essential amino acids. They cannot be synthesized by the human body, so it must be obtained through the diet for the normal functioning of the human body. अब बाकी रेस्ट ऑफ देम जो 11 बच गए हैं उनको आप किस खाते में डाल दें, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में डाल दें। These those amino acids which are synthesized by the human body are known as a non essential amino acid. और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की किस तरीके से सिंथेसिस होती है, ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड इंटरमीडिएट्स बनाते हैं इन्हीं को यूज़ करके हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। या हम ये इंटरमीडिएट्स ना भी लें तो ये इंटरमीडिएट्स आपको पता है ग्लूकोज से पायरोवेट बनता है, आगे ये सारे इंटरमीडिएट बनने लग जाते हैं। तो वहाँ से भी हमारे पास क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको यूज़ करके ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इसके अंदर से सिवाय ये जो 2 इंटरमीडिएट हैं ये नहीं यूज़ होते अमाइनो एसिड्स की
सिंथेसिस के लिए, ना ये ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, लिपिड्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं। बहरहाल आपने याद रखना है कि जो कॉमन इंटरमीडिएट्स हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के, उनको यूज़ करके हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करा लिए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं हमारे पास वो अमाइनो एसिड कौन से हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड एंड आपको असेंशियल नॉन एसेंशियल का पता लग गया। आपको पता लग गया कि 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, वो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। अल्फा कीटो एसिड जो अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से अल्फा कीटो एसिड हमें कार्बन स्केलेटन जो मिल जाता है, उसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। दोज अमीनो एसिड्स हुज कार्बन स्केलेटन और द इन अदर वर्ड्स अल्फा कीटो एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, दोज अमाइनो एसिड आर नोन एज द ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। देखें कितना आसान है। दोज अमाइनो एसिड हुज कार्बन स्केलेटन, वो अमाइनो एसिड जिनका कार्बन स्केलेटन या अल्फा कीटो एसिड हम यूज़ करके ग्लूकोज बना सकें, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलानीन है, एलानीन एक ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। क्यों इसको ग्लूकोजेनिक कहते हैं? बिकॉज ये बॉडी में जब आती है इसकी ट्रांसमाइनेशन होती है, अंडरगोज द ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन इन कन्वर्टेड इनटू द पायरोवेट एंड यू नो दैट पायरोवेट इज द ग्लूकोजेनिक प्रीकर्सर। पायरोवेट के ऊपर पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है, ये चेंज हो जाता है हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट के ऊपर फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज एक्ट करता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फास्फोइनोल पायरोवेट। फास्फोइनोल पायरोवेट इवेंचुअली हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन के अंदर ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दोज अमाइनो एसिड हु फॉर्म द पायरोवेट। अब ये बात गौर से याद रखने वाली है, सुनने वाली है कि जो अमाइनो एसिड जिनका कैटाबॉलिज्म हो तो हमारे पास पायरोवेट बनाएं, या पायरोवेट के अलावा टीसीए साइकिल का कोई भी इंटरमीडिएट बना दे। देखें टीसीए साइकिल का इधर कौन सा, ये तो पायरोवेट उन्होंने बना दिया। अब टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है अल्फा कीटोग्लूटेट, सक्सीनाइल को ए, फ्यूमरेट, ऑक्सैलो एसीटेट। ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें पायरोवेट है, फिर अल्फा कीटोग्लूटेट है, सक्सीनाइल को है, सक्सीनाइल को ए है हमारे पास, फ्यूमरेट है और ऑक्सैलो एसीटेट। अगर अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हो और हमें ये सारे जो मैंने बताए हैं आपको पायरोवेट मिले या टीसीए साइकिल का कोई इंटरमीडिएट मिले, तो वो अमाइनो एसिड, उन अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं कि ये ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड इन अवर ह्यूमन बॉडी बिलोंग टू द ग्लूकोजेनिक कैटेगरी। अब आ जाते हैं हमारे पास कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड हुज कैटाबॉलिज्म यील्ड द, क्या यील्ड करे? एसिटाइल कोए या हमारे पास एसीटो एसीटेट। अब एसीटो एसीटेट एक कीटोन बॉडी है। अब एसीटो एसीटेट क्या कहते हैं, किससे बनता है हमारे पास? आपको पता है कि एसीटो एसीटाइल को ए प्लस एसीटाइल कोए मिले तो हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए बनता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए के ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए लाइएज एक्ट करता है और वो एसीटो एसीटेट के अंदर चेंज हो जाता है। ये कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के अंदर पाथवे लिखा हुआ है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वो आपसे आप जब आप पढ़ेंगे ग्राफ तो आपको ये बात मेरी समझ आ जाएगी। अब कीटोजेनिक अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड हुज कैटाबॉलिज्म यील्ड ईदर द एसिटाइल को ए और द एसीटो एसीटेट। और यहाँ आप कह सकते हैं कि एसीटो एसीटेट के बनाने के अंदर जो हमारे पास चीज़ें इस्तेमाल होती हैं अगर वो जनरेट कर दे, लाइक द एसीटो एसीटाइल को ए बना दे, तब भी हमारे पास क्या कहते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं कि ये कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। यानी ये कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। एसीटाइल को एसीटो एसीटेट खुद ही एक कीटोन बॉडी है। एसीटो एसीटाइल को भी कीटोन बॉडी की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दोज अमाइनो एसिड आर नोन एज द कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकते? आपको पता है कि एसीटाइल को अगर टीसीए साइकिल में जाएगा तो उसके तो कार्बन निकल जाएंगे और वो तो एनर्जी के लिए, एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। क्यों ये ग्लूकोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एसीटाइल को कैन नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू द पायरोवेट ड्यू टू द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ द पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स। तो इसका एम यही है, यहाँ तो ये एनर्जी हमें दे देगा
यहाँ इस एसिटाइल कोए को इस्तेमाल करके हम फैटी एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं, या इस एसिटाइल कोए को इस्तेमाल करके हम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर सकते हैं, या इस एसिटाइल कोए को इस्तेमाल करके हम कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, बिकॉज these amino acids yield the acetyl CoA which is usually used in the synthesis of the ketone bodies. So these amino acid termed as the ketogenic amino acid. बॉडी में कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जो कीटोजेनिक बिहेवियर शो करते हैं, जो कीटोजेनिक हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू द एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यूज़ में तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा. दो अमाइनो एसिड बॉडी में ऐसे हैं जो हमारे पास प्योरली कीटोजेनिक है, लाइक ल्यूसीन और लाइसिन. उसके अलावा बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं, ड्यूल बिहेवियर शो करती हैं. लाइक ल्यूसीन और लाइसिन जो है वो हमारे पास क्या है, प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड हैं. अब 20 के अंदर से आपको पता लग गया क्या है कि 2 निकल गए, 18 रह गए, तो 18 तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे. 2 जो है वो प्योरली कीटोजेनिक है, वो कीटोजेनेसिस के लिए यानी कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होंगे. वाइल अगर आप देखें कि ल्यूसीन और लाइसिन के अलावा कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो ग्लूकोजेनिक प्रीकर्सर भी बनाते हैं और कीटोजेनिक प्रीकर्सर भी बनाते हैं. वो कौन कौन से हैं? उनका नाम याद रखना इंतहाई आसान है. आप अगर ए याद करना है. अब ट्रिपल ए क्या है? ट्रिपल ए है अरोमेटिक अमाइनो एसिड. अरोमेटिक अमाइनो एसिड के नाम कितने आसान है हमारे पास? फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन. इस अमाइनो एसिड से तो आपका सारी ज़िंदगी वास्ता पड़ना है. फिनाइल एलानिन, टायरोसिन हमारे पास एंड ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ये 3 अमाइनो एसिड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अरोमेटिक अमाइनो एसिड. तो देखें फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, इनका जब कैटाबॉलिज्म होता है तो एक प्रीकर्सर ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ये कीटोजेनेसिस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. सो ये ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो एसिटाइल कोए जैसे कंपाउंड भी बनाते हैं, एसिटोएसिटाइल कोए भी बनाते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी प्रीकर्सर बनाते हैं. लाइक फिनाइल एलानिन की मैं एग्जाम्पल दूँ या टायरोसिन की, तो ये फ्यूमरेट भी बनाता है और एसिटेट भी बनाते हैं. तो क्या कहते हैं, हमारे पास ये दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कहते हैं ये बहुत ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है. दो और अमाइनो एसिड है. बुक में एक लिखा हुआ है लेकिन आपने हायर बुक्स को पढ़ें तो उसके अंदर 2 हैं. एक हमारे पास थ्रियोनिन, वो याद रखना कि ये 3 अमाइनो एसिड है बॉडी में जो सिर्फ क्या कहते हैं हमारे पास अरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं. ये दूसरे जो अमाइनो एसिड मैं और लिखने लगा हूँ वो भी बहुत ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक है, लेकिन वो इन अरोमेटिक अमाइनो एसिड से बिलोंग नहीं करते. वो कौन कौन से हमारे पास? एक थ्रियोनिन है और दूसरा हमारे पास कौन सा है? थ्रियोनिन के अलावा हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा है? आइसोल्यूसिन. ये जितने अमाइनो एसिड मैंने लिखे हैं, ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, इंतहाई आसान है याद करना. 2 तो आपको याद होगी कि ल्यूसीन और लाइसिन जो है वो प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है, वाइल रेस्ट ऑफ देम लाइक द फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन बिलोंग्स टू द अरोमेटिक अमाइनो एसिड. तो आपने अरोमेटिक अमाइनो एसिड को याद कर लिया तो ये 3 तो वैसे याद हो जाएंगे. फिर आपने थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन को किसी तरीके याद करना है कि ये जो 5 अमाइनो एसिड हैं ये बहुत ग्लूकोजेनिक है, कीटोजेनिक है, लेकिन ये जो अमाइनो एसिड ल्यूसीन और लाइसिन ये प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है. सो 7 अमाइनो एसिड बॉडी में ऐसे आ जाते हैं जो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर्स बनाते हैं, और 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो प्योरली कीटोजेनिक है, वाइल रेस्ट ऑफ देम जो हैं वो उसके अंदर से कुछ प्योरली ग्लूकोजेनिक है और कुछ जो है वो पार्शली ग्लूकोजेनिक है और पार्शली कीटोजेनिक है. ये कंसेप्ट आपने डेवलप करने हैं. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हम देखते हैं कि हमने जो इंटरमीडिएट्स लिखे थे ये इंटरमीडिएट्स आपने याद कर लेने हैं. टीसीए साइकिल के बेसिकली इंटरमीडिएट हैं. कौन कौन से हैं? पायरोवेट जो अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से 7 इंटरमीडिएट्स आ रहे थे, मैं उन्हीं का नाम दोबारा लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वर्थ रिपीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्क्रिप्शन, फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्कशन, फॉर द एज ऑफ द डिस्कशन. ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इनके नाम याद होना लाजमी है. पायरोवेट है, पायरोवेट आगे किस में चेंज हो जाता है? एसिटाइल कोए में. तो ये तो बहुत आसान है, सिक्वेंशली अगर आप याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाता है. एसिटाइल कोए, फिर हमारे पास एसीटेट है. एसिटेट के अलावा हमारे पास क्या चीज़ें हैं? लाइक अल्फा कीटोग्लूटरेट है. We also have the succinyl coenzyme A or also known as the succinyl CoA in the short form. Then the fumarate and the fumaric acid. 8 जहाँ पे आ जाए ना तो वो एसिड के लिए भी इस्तेमाल होता है. ये बात आपने याद रखनी है. बार बार बंदा यूज़ फ्यूमरेट ही करता है लेकिन फ्यूमरिक एसिड इसे कहते हैं.
और हमारे पास फ्यूमारेट के बाद क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट। अब एसीटेट आ गया, टेट आ गया, तो हमारे पास ये भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इसे कहते हैं, लेकिन हम जब क्या कहते हैं आम जुबान में यूज़ कर रहे होते हैं तो ऑक्सैलो एसीटेट ही कहते हैं। OAA इसकी एब्रीवेशन होती है, ऑक्सैलो एसीटेट। These seven are the intermediates which we eventually get from the catabolism of the amino acid. Now I will discuss, मैं किस फैशन में डिस्कस करूंगा, मैं इस फैशन में डिस्कस करूंगा कि पायरोवेट को कौन कौन से अमीनो एसिड बनाते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट को कौन कौन से अमीनो एसिड बनाते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट्स के हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा। आपने अमीनो एसिड अगर कैटाबॉलिज्म अच्छी तरीके पढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए। आपने अमीनो ग्रुप से अमोनिया निकाल दिया, आपने यूरिया साइकिल भी पढ़ लिया, हाइपर अमोनीमिया भी पढ़ लिया, अमोनिया का मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया, डेट्स ऑल, वेरी गुड, ये ठीक हो गया आपका। जो अमीनो ग्रुप एज द फ्री अमोनिया निकला था, आपको उसकी अमोनिया की हैंडलिंग आ गई कि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, उसको बॉडी से कैसे एलिमिनेट करना है, आपको उसकी हैंडलिंग आ गई, ठीक। अब जो अल्फ़ा कीटो एसिड है उसकी हैंडलिंग आपको आनी चाहिए कि वो क्या बनाती है बॉडी में, उसका कैटाबॉलिज्म क्या होता है, वो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छा सारा एक कंसेप्ट दे दिया ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक का। यहाँ तो उनका सर पूछेंगे बेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, आप बोल दें कि सर यहाँ तो उनका जो कार्बन स्केलेटन है वो ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व हो सकता है, या उनका कार्बन स्केलेटन जो है वो कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। आपने एग्जांपल दे देनी है कौन से कीटोजेनिक अमीनो एसिड हैं, कौन से प्योरली कीटोजेनिक अमीनो एसिड हैं, कौन से पार्शली कीटोजेनिक अमीनो एसिड हैं। ग्लूकोजेनिक प्रीकर्सर की, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड की भी आपने एग्जांपल दे देनी है। अब 20 के अंदर से अगर आप इन दो को याद रख लें तो हमारे पास 18 बच जाएंगे पीछे, वो ग्लूकोजेनिक है। अब 18 के अंदर से आपने याद रख लेना कि 5 ऐसे हैं जो ग्लूकोजेनिक प्रीकर्सर भी बनाते हैं और कीटोजेनिक भी। बाकी आप जितने सारे बाकी जो बच जाते हैं उनको किस खाते में डाल दें, ग्लूकोजेनिक के, तो आपका सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब और बात कर लें हमारे पास कि हमने कहा कि आपको जो कार्बन स्केलेटन है यानी अल्फ़ा कीटो एसिड है उसकी हैंडलिंग आनी चाहिए कि बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके होता है, बॉडी में उसका कैटाबॉलिज्म किस तरीके होता है, आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अमीनो एसिड है उसका आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। एक तो ये तो आपको समझ आ गई यार कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है तो ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए सर इस्तेमाल हो सकता है, इनका अल्फा कीटो एसिड जो है ये हमारे पास एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सर ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। ये तो सारे अमीनो एसिड शो करते हैं, सारे अमीनो एसिड कुछ कॉमन फीचर शो करते हैं, यहाँ तो वो ग्लूकोज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं एक्सेप्ट द कीटोजेनिक अमीनो एसिड, यहाँ तो वो क्या कहते हैं हमारे पास एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारों को पता है, कुछ कॉमन फीचर्स हैं। फंक्शंस यहाँ पे जो मैं जिन फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ वो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस कि कुछ अमीनो एसिड होते हैं इनके स्पेसिफिक फंक्शन है। लाइक आप फर्स्ट ईयर के अंदर बड़ा एक प्यारा अमीनो एसिड पढ़ के हैं, ग्लाइसिन, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये सक्सीनाइल को ए के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, इट कंबाइंस विद द सक्सीनाइल को ए, ग्लाइसिन कंबाइन विद द सक्सीनाइल को ए एंड विद द हेल्प ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम नोन एज द ALAS1 आ गया, amino levulinic acid synthase 1, it is converted into the delta amino levulinic acid। ये कहाँ पे पढ़ा है आपने, हीम की सिंथेसिस में पढ़ा है। तो हीम की सिंथेसिस के अंदर देखें कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, ग्लाइसिन इन्वॉल्व है। ग्लाइसिन आल्सो इन्वॉल्व इन द प्यूरिन सिंथेसिस, ग्लाइसिन आल्सो इन्वॉल्व इन द कॉन्जुगेशन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ग्लाइसिन आल्सो इन्वॉल्व इन द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सीरीन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। तो देखें कि ग्लाइसिन के ये वाले फंक्शन, इन फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लाइसिन ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए तो इस्तेमाल होता ही होता है, ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होता है, ग्लाइसिन जो है हमारे पास वो एनर्जी पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इन फंक्शंस के अलावा आपने याद करना है कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड परफॉर्म करते हैं। लाइक ग्लाइसिन हीम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ग्लाइसिन प्यूरिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ग्लाइसिन जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। ये वाले फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन आपने याद करने हैं। ये फंक्शन बहुत सारे आपने किए हुए हैं। अब देखिए पेपर में आपको आ जाए ग्लाइसिन के फंक्शन, तो अब यही लिखेंगे ना, हीम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, कोई एक दो स्टेप लिख देंगे। अब ये तो नहीं ना होगा पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन है ग्लाइसिन के फंक्शन, आपने पूरी हीम सिंथेसिस लिख मारी है। ऐसा नहीं करना कि आप ग्लाइसिन से डेल्टा अमीनो लेविलिनिक एसिड में, फिर पोरफोबिलिनोजिन, हाइड्रोक्सीमिथाइल बाइलेन, यूरोपोरफाइरिनोजिन 3, कॉपरोपोरफाइरिनोजिन 3, प्रोटोपोरफाइरिनोजिन 9, प्रोटोपोरफाइरिन 9 और हीम के अंदर लैंड कर दें। इस तरीके नहीं लिखना, चाहे कोई ज़्यादा एफिशिएंसी मारना चाहे तो लिख दे। बहरहाल आपने ग्लाइसिन
ग्लाइसिन का एक देना है कि सर ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए जा सकता है, एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है, जो हमारे पास क्रीटाइन है क्रीटाइन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, और हमारे पास हीम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है, प्यूरिन की सिंथेसिस में, कॉन्जुगेशन। तो ये देखें, एक फंक्शन को बढ़ा चढ़ा के लिखने से बेहतर है कि आप 7 फंक्शन तकरीबन लिख सकते हैं, 7-6 फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो 2 नंबर आपको 0.25 भी मिले तो वो मिल मिला के आपको 1.5-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इन फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सिनेरियो आजकल यूएचएस दे रहा है उसके अंदर डायग्नोसिस। आपको अगर अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म के अंदर कोई एंजाइम डेफिशिएंसी आ रही है तो उसका आपको डायग्नोसिस आना चाहिए। इस फैशन के अंदर अगर आप याद करेंगे प्रोटीन कैटाबॉलिज्म या अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म को, तब आपको अच्छी तरीके याद होगा। आपको पता होगा कि अल्फ़ा कीटो एसिड जो है वो कौन सा इंटरमीडिएट इन 7 में से बनाएगा। ठीक है, दैट्स गुड। फिर अगर इन इंटरमीडिएट्स बनाते वक्त कोई डेफिशिएंसी आ गई तो उसका आपको डायग्नोसिस आना चाहिए, कुछ डिजीज़ का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, उनको डायग्नोस करना आना चाहिए। नंबर 3 जो है आपको ये आना चाहिए कि फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शंस इतनी बड़ी बात कोई नहीं है, फंक्शंस तो आप मिनट के अंदर याद कर सकते हैं, वो इतना मसला कोई नहीं है। तो फंक्शंस में थोड़े बहुत जो मोस्ट मशहूर ज़माना फंक्शन है, लाइक मैंने आपको ग्लाइसिन के तो फंक्शन अभी बता दी हैं, तो कुछ आगे जाके और अमाइनो एसिड्स के मैं आपको फंक्शन बता दूंगा और वो ठीक हो जाएगा। बाकी आप जो है अमाइनो एसिड के फंक्शन सर की स्लाइड्स जो हैं उनके ऊपर बड़े अच्छे करके लिखे हुए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। कुछ 8-9 के मैं बता दूंगा तो सारे कवर हो जाएगा। फिर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करना है तो मेरी सजेशन यही है कि आप सबसे अच्छे डायग्नोसिस तैयार करें। सबसे अच्छे डायग्नोसिस तैयार करने से आपको होगा क्या कि आपका SCQ कवर हो जाएगा, आपके वाइवा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन ये जो कैटाबॉलिज्म है इससे आपके क्या होंगे, MCQs कवर होंगे। लाइक अब हम चलते हैं कि अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द ऑक्सैलो एसीटेट, और जो क्लिनिकल इनके दरमियान हमारे पास जो अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के दौरान कोई क्लिनिकल पॉइंट आएगा तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अब ऑक्सैलो एसीटेट है, बॉडी में सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड हैं जो ऑक्सैलो एसीटेट, जिनका कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। एक है एस्पैराजीन और दूसरा है हमारे पास एस्पार्टेट और एस्पैराजीन। एस्पैराजीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है एस्पैराजीनेज एक्ट करता है हमारे पास। इसकी क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंस है, हम अभी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। कि वाटर डलता है हमारे पास और अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो ये किसके ने एस्पैराजीन जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, एस्पार्टेट में। अब 2 ही अमाइनो एसिड है, अगर हमने एस्पार्टेट खाया है तो इसके ऊपर ट्रांस अमाइनेशन जो अमाइनो ट्रांसफरेज है वो एक्ट करेगा, और किसके अंदर अमाइनो ट्रांसफरेज एक्ट करेगा, और इसका अमाइनो ग्रुप जो है वो कोई अल्फ़ा कीटो एसिड एक्सेप्ट करेगा और किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अमाइनो एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा अमाइनो एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। रेस्पार्टेट जो है उसका जब अमाइनो ट्रांसफरेज एक्ट करता है और ट्रांसअमाइनेशन होती है तब हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। यहाँ तो हमने एस्पार्टेट खाया डाइट से तो उसकी ट्रांसमाइनेशन होगी, ये हम पहले ही काफ़ी दफ़ा एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज वाला रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। यहाँ अगर हमने डाइट में एस्पैराजीन खाया हुआ है तो एस्पैराजीन जो है उसका जब कैटाबॉलिज्म होता है तब क्या होता है कि एस्पैराजीनेज एक एंजाइम एक्ट करता है, वो वाटर डाल के हमारे पास अमोनिया निकाल देता है और वो क्या बना देता है, एस्पार्टेट। दोनों किसके अंदर लीड करते हैं, किसकी सिंथेसिस में, ऑक्सैलो एसीटेट की सिंथेसिस में। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट वही घिसी पीटी बातें दोबारा हमने करनी है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है या तो ग्लूकोज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है, या तो हमारे पास वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है कि वो हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए या एनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास। तो डिफरेंट ये क्या कहते हैं, पार्ट्स आ जाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट के। हमने बस यही याद करना होता है कि अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हुआ, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा और हमारे पास वो कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है। अब अगर बात की जाए हमारे पास अब अमाइनो एसिड के यूजेस की, तो यहाँ पे देख लें कि एस्पार्टेट जो है वो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब वो किस तरीके इस्तेमाल होता है, जब हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बजाय अभी अगर आप अभी प्रोटीन आपसे कवर नहीं हो रहा मेटाबॉलिज्म, आप साथ ही न्यूक्लियोटाइड को भी छेड़ के बैठ जाएँ और वहाँ पर जनाब करने लग जाए, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करने लग जाएँ, लाइक प्यूरीन जो है और पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस करने लग जाएँ, ना आपको ये पल्ले पड़ेगा ना वो पल्ले पड़ेगा। आप अभी याद रख लें कि
एस्पार्टेट जो है वो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ये लफ्ज़ वहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। वो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म याद करेंगे, एस्पार्टेट का फंक्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। पेपर में आया, इसको को रिलेट कर देना न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से, तो आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ये हाउ सिंपल इज़ डैट। अब हमारे पास एस्पैराजीन है, एस्पैराजिनेज। मैं अब बात कर रहा था कि ये जो एस्पैराजिनेज है इसकी क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एस्पैराजिनेज हैव एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी। वाई एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी? अब इस बात को गौर से सुने कि ल्यूकीमिक सेल्स जो है, ल्यूकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर लाइक द, अगर एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की डिवीजन होने लग जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ल्यूकीमिया। अब ल्यूकीमिया जो है हमारे पास, वो भी फिजियोलॉजी में पढ़ा है आपको, वो डिफरेंट किस्म का हो सकता है। कोई स्पेसिफिक सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स, वो अगर उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी वजह से वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द ल्यूकीमिया हो जाएगा। बहरहाल किसी किस्म का भी ल्यूकीमिया हो तो ल्यूकीमिया क्या है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, यानी कैंसरियस आप कह लें कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को हम कैंसर ही कहते हैं। तो ट्यूमरल एक्टिविटी आ गई। अब ल्यूकीमिक सेल्स जो हैं जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं, रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो होता है एस्पैराजीन जो है वो अपना एस्पैराजीन के अंदर सफिशेंट अमाउंट्स में नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एस्पैराजीन उनके लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट आ जाता है। अब एस्पैराजीन उनके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट आ जाता है, वो खुद तो बना नहीं रहे लेकिन वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे प्लाज्मा से क्या लेने लग जाते हैं? एस्पैराजीन लेने लग जाते हैं। अब डॉक्टर्स ने ये डिस्कवर किया कि हम अगर पेशेंट को एस्पैराजिनेज सिस्टेमिकली इंजेक्ट कर दें तो वो जो प्लाज्मा के अंदर एस्पैराजीन होगा उसको एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा और एस्पैराजीन का लेवल प्लाज्मा में फॉल कर जाएगा। ल्यूकीमिक सेल्स को अपना रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एस्पैराजीन जब नहीं मिलेगा तो उनकी डिवीजन फर्दर रुक जाएगी और हम इस तरीके कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं या ल्यूकीमिक सेल की ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि एस्पैराजिनेज हैव द एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी। एस्पैराजिनेज एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी किस तरीके है कि अगर ल्यूकीमिक सेल्स जो होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं तो उनके अंदर एस्पैराजीन जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट बन जाता है। वो हमारे पास हमारी बॉडी को नुकसान दे रहे होते हैं, वो हमारे प्लाज्मा से ये एस्पैराजीन लेने लग जाते हैं और रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं। अगर क्या कहते हैं हम उनको, उन पेशेंट्स को ल्यूकीमिक जो ल्यूकीमिया के पेशेंट हैं उनको इफ़ इंजेक्ट द एस्पैराजिनेज सिस्टेमिकली इन द ल्यूकीमिक पेशेंट्स देन दिस एस्पैराजिनेज क्या करेगा? एस्पैराजिनेज जो प्लाज्मा में एस्पैराजीन होगा उसको चेंज कर देगा एस्पार्टेट के अंदर, जिसकी वजह से प्लाज्मा का जो हमारे पास एस्पैराजीन लेवल है वो नीचे चले जाएगा, फॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा में एस्पैराजीन अवेलेबल नहीं होगा, ब्लड में एस्पैराजीन अवेलेबल नहीं होगा तो ल्यूकीमिक सेल्स को मिलेगा भी नहीं, तो उनकी एसेंशियल एक न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल रहा तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। उनकी डिवीजन के अंदर एस्पैराजीन का रोल होता है। तो इस तरीके हम जो ट्यूमर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑक्सैलोएसीटेट। एक प्रीकर्सर हमने अंदर से कर लिया, ऑक्सैलोएसीटेट को हमने डन कर लिया कि ऑक्सैलोएसीटेट को कौन से अमीनो एसिड होते हैं, उनका कैटाबॉलिज्म होता है, तो हमारे पास क्या बनता है? ऑक्सैलोएसीटेट। फिर एस्पार्टेट के हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए और इसके रिलेटेड जो हमारे पास एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू था एस्पैराजिनेज के एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी का, हमने वो भी डन कर लिया। अब हम करते हैं अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये सबसे आसान है बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं आपने पहले ही किए हुए हैं। अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द, अमाइनो एसिड शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, अमाइनो एसिड दैट फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटरेट वाया ग्लूटामेट। अब कौन कौन सी हैं? अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द अल्फा कीटोग्लूटरेट वाया ग्लूटामेट। अब हमारे पास कौन कौन से अमाइनो एसिड आ जाते हैं? वो सबसे पहले तो देख लें, ग्लूटामेट है। अब ग्लूटामेट है उसकी जब हमारे पास क्या होती है, आपको पहले ही ये पता है कि ग्लूटामेट है उसकी जब ट्रांसअमाइनेशन होती है या ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, पेरिफेरल टिश्यूज़ में ट्रांसअमाइनेशन हो जाती है और स्पेसिफिकली लिवर सेल्स में भी ट्रांसअमाइनेशन होती है, लेकिन ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज करे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन हो जाए या ट्रांसअमाइनेशन हो जाए, किसी तरीके जब उससे अमोनिया निकल जाता है तो क्या होता है, हमारे पास दो पाथवे हैं कि यहाँ तो ट्रांसअमाइनेशन हो जाए या ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। जब अमोनिया निकलेगा तो हमारे पास क्या होगा कि ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप एज द अमोनिया जब लीव कर देगा सिस्टम को तो ग्लूटामेट किस में चेंज हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर। ये हमारे पास आपको ये भी पता लग गया। अब ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट की क्या फंक्शन है? ग्लूटामेट इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस। हाउ सिंपल इज दैट। अब हमारे पास आ जाता है ग्लूटामेट। एक हमारे पास आ गई, क्या कहते हैं, एक हमारे पास कौन सा आ गया? ग्लूटामेट आ गया। ग्लूटामेट के अलावा हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड होता है ग्लूटामीन।
अब ग्लूटामीन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हम इसको यूरिया साइकिल के अंदर बेइंतहा दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूटामेट जो है वो ट्रांसपोर्टर होता है अमोनिया का फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज़ टू द लीवर, वहाँ पे फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज टू द लिवर। अब ग्लूटामीन, सॉरी मैं ग्लूटामेट को बता गया कि ग्लूटामेट इज इन्वॉल्व इन द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस वाइल ग्लूटामेट इज नॉट इन्वॉल्व। ग्लूटामीन एक्चुअली ग्लूटामीन इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस, ये प्यूरिन एंड पायरिमिडीन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है हमारे पास। और ग्लूटामीन जो है हमारे पास, आपको पता है कि ये अमोनिया को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है सर्कुलेशन के अंदर। अब ग्लूटामीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, कौन सा उसका नाम है, ग्लूटामिनेज एक्ट करता है। जिस तरीके एस्पेराजिनेज ने एक्ट किया था इसी तरीके ग्लूटामिनेज एक्ट करता है, वाटर डलता है और अमोनिया सिस्टम को लीव कर जाता है। तो ये ग्लूटामीन के अंदर 2 अमोनिया होते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट आपको पता है कि ऊपर वाले रिएक्शन के थ्रू या तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन या ट्रांसमाइनेशन, उसके थ्रू हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो जाता है। सो वी हैव डन विद द 2 अमाइनो एसिड। द थर्ड अमाइनो एसिड whose catabolism generates the alpha ketoglutarate is known as the, कौन सा करें, प्रोलीन कर लेते हैं, प्रोलीन। अब प्रोलीन का कैटाबोलिज्म मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हार्पर जिसने पढ़नी है, हार्पर में लिखा है, लिपनकॉट में नहीं लिखा हुआ, वो वहाँ से कर ले। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये यहाँ से ही अगर किसी ने लेक्चर लिया होप सो तो वो यहाँ से कर ले। प्रोलीन है, प्रोलीन बॉडी में किस तरीके चेंज हो जाता है हमारे पास कि प्रोलीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज। प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज। अब डीहाइड्रोजिनेज का आपको मतलब पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव हो रही हैं, तो NAD उनको एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, NADH प्लस H प्लस के अंदर। तो देखिए अमाइनो एसिड का जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो हमें एनर्जी भी मिल रही है। प्रोलीन है, प्रोलीन किसके अंदर चेंज हो जाता है हमारे पास, प्रोलीन चेंज हो जाता है पायरोलीन। जब ये प्रोलीन डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट, pyroline 5 carboxylate. Proline it is converted with the help of the enzyme known as the proline dehydrogenase into the pyroline 5 carboxylate. पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट जो होता है उसके अंदर से हमारे पास क्या होता है कि वाटर निकल जाता है और ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड, या ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ एल ग्लूटामेट स्पेसिफिकली जाएँ तो एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड, एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड, ये कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट डीहाइड्रोजिनेज। वो जो ऊपर प्रोडक्ट बना था उसके आगे डीहाइड्रोजिनेज लगा दें, इसमें क्या मुश्किल है कि पायरोलीन है 5 कार्बोक्सिलेट, आगे मैंने क्या लगा दिया है, पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज लगा दिया है। अगेन NAD किसके अंदर चेंज हो जाएगा, NAD कन्वर्टेड बैक इनटू द NADH प्लस H प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। और एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूटामेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये ग्लूटामेट के अंदर चेंज हो गया है। अब आपको पता है ग्लूटामेट को दोबारा आप देखें, ज़रा ग्लूटामेट को दोबारा देखें तो हमारे पास क्या आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास यहाँ तो इसकी ट्रांसमाइनेशन हो सकती है, यहाँ क्या होगी हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होगी हमारे पास, और ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, simple is that alpha ketoglutarate में। So we have done with the 3 amino acid that form the whose catabolism generates the alpha ketoglutarate। glutamate हमारे पास आ गया through the oxidative deamination or the transmination, it is converted into the alpha ketoglutarate। glutaminase acts and it is converted into the glutamate through the oxidative deamination or transamination changes into the alpha ketoglutarate। third amino acid is known as the proline undergoes the oxidation reaction with the help of the enzyme known as the proline dehydrogenase and it is converted into the pyroline 5 carboxylate। pyroline 5 carboxylate के अंदर से water dehydration होती है, it is converted into the L glutamate gamma semi aldehyde। L glutamate gamma aldehyde के ऊपर gamma semi aldehyde के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है पायरोलीन 5 कार्बोक्सिलेट डीहाइड्रोजिनेज। ये प्रोडक्ट का नाम लिख दें, सबस्ट्रेट का नाम लिखें और इसको डीहाइड्रोजिनेज आगे लगा दें तो आपका एंजाइम का नाम हो जाएगा। तो एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूटामेट में। इसलिए कहते हैं बुक में लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड दैट फ्रॉम द अल्फा कीटोग्लूटारेट वाया ग्लूटामेट मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड देते हैं वो ट्रांसमाइनेशन या ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट मिल जाता है। सो 3 अमाइनो एसिड कर लिए। अब एक इधर क्लिनिकल अबनॉर्मेलिटी है, जो हम क्लिनिकल अबनॉर्मेलिटी तो नहीं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है एक एंजाइम की जिसका नाम है ग्लूटामिनेज।
ग्लूटामिनेज आल्सो हैव एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी। जिस तरीके हमने डिस्कस किया था एस्पेराजिनेस का, एस्पेराजिनेस का डिस्कस किया था कि इसकी एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी है। सिमिलर टू डैट ल्यूकीमिक सेल्स में एस्पेराजिन के साथ साथ ग्लूटामीन जो है वो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट बन जाता है। तो अगर डॉक्टर ग्लूटामिनेज सिस्टेमिकली उस पेशेंट के, ल्यूकीमिक पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, द प्लाज्मा ग्लूटामीन लेवल फॉल कर जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूटामेट में। एज अ रिजल्ट जब ल्यूकीमिक सेल्स को ग्लूटामीन अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर बात है वो डिवाइड नहीं हो सकेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लूटामीन जो होता है इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस के अंदर। तो अगर ल्यूकीमिक सेल ने डिवाइड करना है, जाहिर बात है उनको डिवीजन के लिए आपको पता है डीएनए चाहिए होता है हमारे पास, तो जाहिर बात है प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो उनकी डिवीजन भी नहीं होगी। सो दैट्स वाई ग्लूटामिनेज आल्सो हैव द एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी। के ल्यूकीमिक सेल्स में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूटामीन जो है उनके अंदर नहीं बनता, उनके लिए फिर नहीं बनता तो कि कोई चीज़ ना बॉडी में बने तो वो हमारे लिए एसेंशियल हो जाती है, तो वो हमारी बॉडी से ही प्लाज्मा से ग्लूटामीन लेने लग जाते हैं। अगर डॉक्टर क्या है डायग्नोस करे कि जनाब ट्यूमर है तो वो उसको क्या देने लग जाता है, ग्लूटामिनेज देता है। अब वो ग्लूटामिनेज क्या करता है कि जो प्लाज्मा का ग्लूटामीन है उसको चेंज कर देता है ग्लूटामेट में। अब प्लाज्मा का ग्लूटामेट लेवल तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ग्लूटामीन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। जब ग्लूटामीन लेवल कम होगा तो ल्यूकीमिक सेल्स को अपना एक रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास कि वो फर्दर सा डिवाइड नहीं करेंगे, और फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे तो हम ट्यूमर या कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज द ग्लूटामिनेज हैव द एंटी ट्यूमरल एक्टिविटी। The next enzyme whose catabolism generates the alpha ketoglutarate is known as the arginine। आर्जिनिन को बारहा आप डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे डिस्कस किया था, कैन यू रिकॉल इट? वी विल डिस्कस आर्जिनिन इनटू द डिटेल इन द यूरिया साइकिल। अगर आपको याद हो आर्जिनिन के ऊपर हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे कहते हैं आर्जिनेज। आर्जिनेज वन एंजाइम एक्ट करता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द, यहाँ से हमारे पास यूरिया निकल जाता है, वाटर डाला यूरिया निकल गया, दैट्स गुड। एंड आर्जिनिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ऑर्निथीन। ऑर्निथीन का कैटाबॉलिज्म होता है कि ऑर्निथीन जो है उसका हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसमाइनेशन होती है, और ये चेंज हो जाता है हमारे पास जब ट्रांसमाइनेशन होती है ऑर्निथीन की, तो हमारे पास ये चेंज हो जाता है एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड के अंदर, एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड। अब देखें इसके अंदर कुछ जो हैं वो फीचर एक किस्म के हमारे पास सेम फीचर्स आ जाते हैं कि पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट था वो किसके अंदर चेंज हो गया, हमारे पास एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो गया। वाइल हमारे पास क्या होता है कि ये पाथवे हार्पर में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ प्रोलिन का, तो आप यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें, मोस्ट वेलकम। नहीं तो आप हार्पर खोलें, हार्पर के अंदर ये पाथवे लिखा हुआ है और हार्पर से हमारे पास ये पाथवे देख लें। तो जिस तरीके हमने किया था कि यहाँ पे एल ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड मिलता है, सिमिलरली हमारे पास आर्जिनिन है, आर्जिनिन के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है, तो ये वाटर डलता है, यूरिया निकल जाता है, इस उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, ऑर्निथीन बन जाता है। ऑर्निथीन हमारे पास चेंज हो जाता है एल ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है, एल ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड अगेन चेंज हो जाता है ग्लूटामेट में। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ट्रांसमाइनेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई तो किसके अंदर चेंज हो गया, ग्लूटामेट के अंदर चेंज हो गया। ग्लूटामेट जो है आपको पता है थ्रू द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन या ट्रांसमाइनेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द अल्फा कीटोग्लूटारेट। सारे एंजाइम्स के नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज डैट कि आपको नॉर्मल कैटाबॉलिज्म आना चाहिए, हर एंजाइम का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम का आपको तो पता होना चाहिए कि आर्जिनेज ने एक्ट किया तो ऑर्निथीन बन गया, यूरिया निकल गया, ऑर्निथीन चेंज हो जाता है एल ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड के अंदर। एल ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड जिस तरीके हमने यहाँ पे पढ़ा था इसी तरीके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एल ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड जो है वो ग्लूटामेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ग्लूटामेट जो है वो आगे ट्रांसमाइनेशन या ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के जरिए अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास कितने कौन कौन से हमारे पास अमाइनो एसिड आगे जो हुज कैटाबॉलिज्म जनरेट्स द अल्फा कीटोग्लूटारेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ग्लूटामेट, देन वी डिस्कस द ग्लूटामीन, देन वी विल डिस्कस द प्रोलिन एंड नाउ वी विल डिस्कस द आर्जिनिन। एक और अमाइनो एसिड है जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास विटामिन B9 की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम हमारे पास क्या है, हिस्टीडीन।
इसका जो कैटाबोलिज्म है वो बड़ा फ़नी है और मज़े का है कि हिस्टीडीन है और हमारे पास होता क्या है कि हिस्टीडीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है हिस्टीडेज। क्या नाम है एंजाइम का? हिस्टीडीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है हिस्टीडेज। हिस्टीडेज जो है ये चीज़ें आपको याद होंगी बार बार रेपिटेशन से, एक दफ़ा क्या कहते हैं पढ़ के कभी भी ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। हिस्टीडीन आ गया, हिस्टीडेज एंजाइम एक्ट करेगा, क्या होगा कि इसके अंदर से अमोनिया लीव कर देगा सिस्टम को, तो हिस्टीडीन कन्वर्टेड इनटू द यूरोकेनेट। अब यूरोकेनेट कह लें या यूरोकैनिक एसिड कह लें, वन एंड सेम थिंग है, यूरोकेनेट बन जाता है। यूरोकनेट के ऊपर ना एक एंजाइम लिपनकॉर्ट में ये पाथवे नहीं लिखा, सर की स्लाइड्स देखें तो आपको ये पाथवे मिल जाएगा और हार्पर में भी ये लिखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है जहाँ से कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में लिपनकॉर्ट ने अच्छा ही किया, नहीं लिखा, ज़्यादा रिएक्शन याद नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर आपको वाकई याद करने हैं तो आप याद कर लें कि यूरोकनेट लिपनकॉर्ट में इस तरीके लिखा हुआ है, इस तरीके करके उसने एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट आगे बना दी है। लेकिन देखें तो होता क्या है, जब भी एरो लग जाए ना तो ज़ाहिरी बात है उसने एंजाइम भी मिस किया हुआ है यहाँ पे और सबस्ट्रेट भी मिस किया हुआ है, उसने सब्सिक्वेंट रिएक्शन करके इवेंचुअल प्रोडक्ट बना दिया है। लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो यूरोकनेट के अंदर एक वाटर डलता है और एंजाइम होता है हमारे पास यूरोकनेज। यूरोकनेज एंजाइम होता है, यहाँ इस एंजाइम का दूसरा नाम है यूरोकनेट हाइड्राटेज, यानी वाटर डाल रहा है। तो यूरोकनेट जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, 4-मीडाजोलोन, अच्छा ही किया था उसने नहीं लिखा था, 4-मीडाजोलोन हमारे पास 5 प्रोपियोनेज, सॉरी 5 प्रोपियोनेट, 4-मीडाजोलोन 5 प्रोपियोनेट के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अंदर अगेन वाटर डलता है, एंजाइम का नाम क्या है, 4-मीडाजोलोन 5 प्रोपियोनेज एंजाइम का नाम है। ये इसको चेंज कर देता है एन फॉर्मीमिनो ग्लूटामेट के अंदर, एन फॉर्मीमिनो ग्लूटामेट के अंदर चेंज कर देता है। क्या हुआ कि हिस्टीडीन के ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया जिसका नाम क्या है हिस्टीडेज, और अमोनिया निकल गया तो हमारे पास क्या बन गया, यूरोकनेट बन गया। अब यूरोकनेट के ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया यूरोकनेज, वाटर की एडिशन हुई तो 4-मीडाजोलोन 5 प्रोपियोनेट बन गया। 4-मीडाजोलोन 5 प्रोपियोनेट के अंदर दोबारा वाटर डला और एंजाइम का नाम क्या है 4-मीडाजोलोन 5 प्रोपियोनेज, और ये चेंज हो गया एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट के अंदर। एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट जो है ये अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप दे देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट को और उसको चेंज कर देता है N5 फॉर्मिमिनो ग्रुप दिया है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिमिनो टेट्रा हाइड्रोफोलेट बनेगा। टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या है, इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B9। सो जो पेशेंट्स होते हैं आगे जाके अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट किसके हमारे पास कैटाबोलिज्म से या हिस्टीडीन के कैटाबोलिज्म से। सो अगर हमने किसी पेशेंट के अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी चेक करनी हो तो क्या होता है कि अगर वो पेशेंट फोलिक एसिड डेफिशिएंट है तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलेट अवेलेबल नहीं होगा जो इसका फॉर्मिमिनो ग्रुप एक्सेप्ट करे, तो एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट ब्लड के अंदर अकमुलेट होने लग जाएगा और ये यूरन के अंदर आएगा। अगर यूरन के अंदर फिगलू, इस एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट की शॉर्ट फॉर्म है फिगलू, FIGLU, अगर यूरन के अंदर फिगलू टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जाहिर बात है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, बिकॉज अगर फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट जो है वो नॉर्मल ब्लड के अंदर और यूरन के अंदर हमारे पास नहीं आता। जब इसका लेवल एलिवेट होगा तब क्या होगा हमारे पास कि फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट यूरन के अंदर आने लग जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि विटामिन B9 डेफिशिएंट है। तो क्या दोबारा इसकी बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट जो है अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप नॉर्मली टेट्राहाइड्रोफोलेट को देता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे चेंज हो जाता है N5 फॉर्मिमिनो टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर। अब ये जो अगर यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलेट अवेलेबल नहीं होगा तो वो इसका फॉर्मिमिनो ग्रुप भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट ब्लड के अंदर कमुलेट होने लग जाएगा, ब्लड में कमुलेट होगा, इवेंचुअली यूरन के अंदर आने लग जाएगा। सो हम पेशेंट्स का फिगलू टेस्ट करते हैं विटामिन B9 की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए। अगर फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट यूरन में आ रहा है तो ये कंफर्म डायग्नोसिस है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट बॉडी में डेफिशिएंट है, और अगर नहीं आ रहा तो जाहिर बात है कि हमारे पास विटामिन B9 अवेलेबल है। एन फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट ने अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप दे दिया तो किसके अंदर चेंज हो गया, ग्लूटामेट के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं ग्लूटामेट फॉर्मिमिनो ट्रांसफरेज। ग्लूटामेट फॉर्मिमिनो ट्रांसफरेज इस एंजाइम का नाम होता है जो क्या करता है हमारे पास फॉर्मिमिनो ग्रुप ट्रांसफर कर देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट को और खुद ही चेंज हो जाता है ग्लूटामेट के अंदर। अब ग्लूटामेट है वही रामलला वाली कहानी है, ग्लूटामेट जो है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन या ट्रांसमाइनेशन उसके जरिए किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। सो वी विल डिस्कस द ग्लूटामेट, ग्लूटामीन,
प्रोलीन एंड आल्सो द आर्जिनिन एंड द हिस्टीडीन। देखिए हमने कितने डिस्कस कर लिए, 5 अमीनो एसिड डिस्कस कर लिए डेट फॉर्म द अल्फा कीटोग्लूटेट। नंबर फर्स्ट इज ग्लूटामेट आ गया, ग्लूटामीन आ गया, प्रोलीन आ गए हमारे पास, और हमारे पास कौन सा आ गया, आर्जिनिन एंड द हिस्टीडीन। इनका कैटाबॉलिज्म देखें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका देखें, इसका 1 स्टेप क्या है, इसके 2 स्टेप बन जाते हैं। प्रोलीन का थोड़ा ये 4-5 स्टेप क्या है, ये आपने याद करना है। और आर्जिनिन का आपने कुछ याद किया हुआ था पहले, अब कुछ थोड़ा सा और याद कर देना। एक एल ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड को याद करना, ऑर्निथिन पहले ही आपको पता था, ग्लूटामेट भी पता है, अल्फा कीटोग्लूटेट भी पता है। ये हिस्टीडीन का कैटाबॉलिज्म आपके लिए न्यू है, ये आपने याद करना है कि हिस्टीडीन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, हिस्टीडेज इट इज कन्वर्टेड इनटू द यूरोकनेट। यूरोकनेट के ऊपर हमारे पास यूरोकनेज एक्ट करता है, या इसका एंजाइम का नाम है यूरोकनेट हाइड्रेटेज। इट इज कन्वर्टेड इनटू द 4-मेटाजोलोन 5 प्रोपियोनेट, और उसके अंदर वाटर डलता है तो हमारे पास एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट बन जाता है। 2 वाटर की मॉलिक्यूल्स की एडिशन होती है तो क्या बन जाता है, फिग्लू। अब फिग्लू जो है अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप एन फॉर्मिमिनोग्लूटामेट जो है वो अपना फॉर्मिमिनो ग्रुप टेट्राहाइड्रोफ्लेट को देता है, चेंज हो जाता है N5 फॉर्मिमिनो टेट्राहाइड्रोफ्लेट में। अगर यहाँ पे विटामिन B9 डेफिशिएंट हो तब क्या होगा कि फॉर्मिमिनोग्लूटामेट कम्युलेट होने लग जाएगा ब्लड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इट इवेंचुअली अपीयर इनटू द यूरन। यूरन के अंदर आएगा तो अगर किसी पेशेंट का फिग्लू टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इट इज़ अ कंफर्म डायग्नोसिस दैट द विटामिन B9 इज डेफिशिएंट इन द जो हमारे पास आपके पेशेंट लैंड किया है उसके अंदर फॉर्मिमिनोग्लूटामेट अगर टेस्ट फिग्लू टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एक कंफर्म डायग्नोसिस है कि उसके अंदर विटामिन B9 डेफिशिएंट है। ये ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है। ग्लूटामेट यहाँ तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करे जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, या कोई अमाइनो ट्रांसफरेज एक्ट कर ले, या ट्रांस अमाइनेज एंजाइम एक्ट कर ले, जिसका अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसअमाइनेज। सो अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट कर ले। दोनों सूरतें में क्या होना है, इसका अमोनिया निकलेगा, ये चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म whose catabolism generate the अल्फा कीटोग्लूटरेट। हमने ऑक्सैलोएसीटेट का डिस्कस किया कि ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, कि एस्पैराजीन एस्पार्टेट हमारे पास क्या बना देते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट। अब ये एक तो इसने ये ऑक्सैलोएसीटेट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ये हमारे पास सिनर्जी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है। वाइल ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे भी रिपीट कर देनी है। और अब प्रोटीन के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन बताने हैं आपने, कि जो एस्पार्टेट था वो इन्वॉल्व हो रहा था प्यूरिन एंड पायरिमिडीन की सिंथेसिस के अंदर। लाइक इधर ये सारे अमीनो एसिड स्टैंडर्ड हैं तो ये बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस में तो जाहिरी बात है वे इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तो एक फंक्शन सारों में कॉमन आ जाएगा कि ऑल अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द बॉडीज़ प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शंस आ जाते हैं। जिस तरीके मैंने आपको ग्लाइसिन का पीछे बताया कि ग्लाइसिन हीम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्रीटाइन की सिंथेसिस में, और हमारे पास प्यूरिन की सिंथेसिस में और कॉन्जुगेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। सिमिलर टू डैट हमारे पास इस इधर जहाँ पे हमारे पास जो ग्लूटामीन होता है, ये ग्लूटामेट है, ये न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। लाइक हमारे पास ग्लूटामेट से क्या बनता है, गैमा अमाइनोबुटारिक एसिड बनता है। ग्लूटामीन है, ये हमारे पास प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और यही चीज़ें आपको याद रखने वाली है। और यहाँ पे जो हमारे पास आर्जिनिन है, और मैं कंफर्म कर लूँगा कि जो हमारे पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन और आर्जिनिन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की वजह से ग्लाइसिन और आर्जिनिन जब आपस में मिलते हैं तो क्रीटाइन बन जाता है। क्रीटाइन की सिंथेसिस में आर्जिनिन इन्वॉल्व होता है। आर्जिनिन देखें यूरिया की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, आर्जिनिन अल्फा कीटोग्लूटेट भी बना रहा है। तो इस तरीके आपने साथ साथ तीन चार फंक्शन करते जाने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करने हैं। लाइक न्यूरोट्रांसमीटर कौन से अमाइनो एसिड कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, हिस्टीडीन की क्या सिग्निफिकेंस है, ये फिग्लू टेस्ट को विटामिन B9 की डेफिशिएंसी को भी डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2 यहाँ पे क्लिनिकल अबनॉर्मेलिटी आ जाती है। इस ग्राफ को सिर्फ आपने करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आपने जो कॉम्प्लेक्स वाला ग्राफ है ये बहुत इजी और मज़े का ग्राफ है, इसको आपने करना है। जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप डिजीज़ पढ़ लें। यहाँ पे मैंने एक डिजीज़ की है हिस्टीडीनीमिया। अभी तक हमने कौन से अमीनो एसिड किए हैं, हिस्टीडीन किया, आर्जिनिन किया, प्रोलीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एस्पार्टेट और एस्पैराजीन। यहाँ पे जो एक ना डिजीज़ है हिस्टीडीनीमिया, उसके अंदर क्या होता है कि ये हिस्टीडेज एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है। तो जो हम अमीनो एसिड में पढ़ाऊँगा या डिस्कशन हम करेंगे उसके अंदर जो उससे रिलेटेड डिजीज़ होगी वो भी मैं आपको ग्राफ में बता भी दूंगा कि आज हमने ये वाला काम कर लिया। देखें कि हिस्टीडीनीमिया, इसके अंदर क्या होता है, हिस्टीडेज एंजाइम है जो
यहाँ पे देखें ये हिस्टीडेज एंजाइम ही है ना, तो अमोनिया जो निकालता है तो यूरोकनेट के अंदर चेंज करता है। तो ये अगर चेंज नहीं करेगा तो हिस्टीडीन का कैटाबोलिज्म शुरू ही नहीं होगा, तो हिस्टीडीन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और यूरिन के अंदर भी ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हिस्टीडीनीमिया। एलिवेटेड लेवल ऑफ द हिस्टीडीन इन द ब्लड इज़ नोन एज द हिस्टीडीनीमिया, और ये बिनाइन कंडीशन है इन मोस्ट इंडिविजुअल्स। इससे आप याद रखें, इसको ना याद रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहरहाल आपको पता होना चाहिए। व्हाट यू रिमेंबर इज़ डैट कि कुछ इंपॉर्टेंट आगे हम जाके डिजीज़ पढ़ेंगे, वो तो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। वाई? बिकॉज उनसे जो हमारे पास सिम्टम्स अमाइनो एसिड, अगर हमारे पास जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनसे जो हमारे पास डिजीज़ ओरिजिनेट होती हैं, उनसे जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत सवेर होते हैं और लाइफ लॉन्ग वो आपको क्या कहते हैं, मजूर एक किस्म का बना सकते हैं। आपके डेवलपमेंटल डिलेज होंगे, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन डिटेरियोरेट हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगा, माइक्रोकेफेली, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाइवर्स फंक्शन आते हैं। सो अमाइनो एसिड कैटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको माइल्ड नहीं लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका अर्ली ऑन हमारे पास ट्रीटमेंट आपने शुरू करना होता है। कि बच्चा पैदा हुआ अगर उसके अंदर डायग्नोज हो गया अर्ली ऑन, तो फ़र्ज़ कर लें 5 से 7 दिन के अंदर आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, वरना न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गया तो आपको पता है वो जो लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, फिर आप चाह के भी उसको ठीक नहीं कर सकते। अब हमने कौन कौन से प्रोडक्ट कर लिए, हमने इनमें से 7 में से कौन से कर लिए, हमने बना लिया एक्सैलोएसीटेट बना लिया, और हमने क्या बना लिया, हमारे पास अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट। सो वी हैव डन विद द 2 कॉमन इंटरमीडिएट्स, नंबर 1 द एक्सैलोएसीटेट and number 2 is the alpha ketoglutarate. Now we will discuss the पायरोवेट। अब हम डिस्कस करेंगे पायरोवेट को कि कौन से अमीनो एसिड जो हैं वो पायरोवेट बनाते हैं। अब देख लें, इनमें से सिर्फ इन 2 को निकाल के, एसिटाइल को और एसीटेट को निकाल के, बाकी सारे जो हैं इंटरमीडिएट वो यूज़ हो जाते हैं ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। ये बात याद रखते हैं। सो डैट्स वाई जो अमीनो एसिड ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कौन से होंगे, ग्लूकोजेनिक होंगे, और जो ये 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो कौन से होंगे, वो कीटोजेनिक होंगे। तो ये बार बार ग्लूकोज की सिंथेसिस को हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये याद रख लें, आप जनरल कंसेप्ट है कि पायरोवेट या कोई भी टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट बनेगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व हो जाता है, एक्सेप्ट एसिटाइल को और एसीटोएसीटेट। जो अमीनो एसिड एसिटाइल को ए और एसीटोएसीटेट बनाएंगे हमारे पास, वो यूज़ अप नहीं हो सकते हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए। सो दैट्स वाई वी कॉल दोज अमीनो एसिड नोन एज द कीटोजेनिक अमीनो एसिड। हमने जो 7 इंटरमीडिएट शुरू के अंदर डिस्कस किए थे, ये जो 7 इंटरमीडिएट्स हैं उनके अंदर से हमने एक्सैलोएसीटेट अभी तक कर लिया है और साथ में हमने अल्फा कीटोग्लूट्रेट कर लिया है, और इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ थी अमीनो एसिड से रिलेटेड डिजीज़ लाइक द हिस्टीडीनीमिया, clinical significance of the asparaginase and the glutaminase, and the how we will use the histidine to check the folic acid deficiency, FIGLU test actually, तो वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने जो क्या कहते हैं, क्या डिस्कस करना है कि अमाइनो एसिड डैट फॉर्म द पायरोवेट। अब हम डिस्कस करेंगे दोज अमाइनो एसिड हुज कैटाबॉलिज्म जनरेट्स द पायरोवेट। Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss how pyruvate, what are the amino acid who gave the pyruvate. Like we discussed that there are 7 intermediates which eventually forms as a result of the amino acid catabolism. What are those 7 intermediates? Number 1 is pyruvate, as you know that. Then the acetyl CoA, acetoacetate, alpha ketoglutarate, succinyl CoA, then fumarate, and the oxaloacetate. Numbering them, enumerate them. So we will recognize there are 7 intermediates. We will discuss in the previous lecture the amino acid that are catabolized to form the alpha ketoglutarate via glutamate. We will also discuss the amino acid whose catabolism generates the oxaloacetate. Now we will discuss the amino acid whose catabolism yield to the pyruvate. अब हम वो अमीनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे जिनके कैटाबोलिज्म से हमारे पास क्या मिलता है, पायरुवेट मिलता है। पायरुवेट और जो से भी अमीनो एसिड होंगे इन 2 के सिवा, ऐसे अमीनो एसिड जो जिनका कैटाबोलिज्म इन 2 के सिवा
एसिटाइल को और एसीटोएसीटेट के अलावा कोई भी इंटरमीडिएट बना दे वो ग्लूकोजेनिक है। इससे अंडरस्टूड बात है कि पायरोवेट अगर बन गया तो पायरोवेट के ऊपर क्या होगा कि पायरोवेट लीड्स टू द ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज अ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, और ये ऑक्सैलोएसीटेट आगे चेंज हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज के जरिए किसके अंदर फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, और ये सिंपली जो है ग्लाइकोलिसिस को ऊपर आप रिवर्स करते जाएं तो ग्लूकोज के अंदर लीड कर जाता है। और कोई एग्जांपल ले लें, लाइक सक्सीनाइल कोई बनाया है, सक्सीनाइल कोई हमारे पास किस में चेंज होगा, सक्सीनेट में, सक्सीनेट फ्यूमारेट में, फ्यूमारेट मिलेट में, मिलेट इवेंचुअली चेंज हो जाएगा ऑक्सैलोएसीटेट में, फिर पाथवे ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूमारेट ले लें, फ्यूमारेट अगर बनता है तो वो मिलेट के अंदर चेंज हो जाएगा, मिलेट ऑक्सैलोएसीटेट में, और दोबारा ये पाथवे रिवर्स हो जाएगा। कोई भी अमाइनो एसिड हो जिनका कैटाबॉलिज्म पायरोवेट बनाए, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाए, सक्सीनाइल कोई बनाए, फ्यूमारेट बनाए या ऑक्सैलोएसीटेट बनाए, वो सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। वाइल दोज अमाइनो एसिड हुज कैटाबॉलिज्म जनरेट इधर द एसिटाइल को ए और द एसीटोएसीटेट, वो उनके कैटाबॉलिज्म से जो ये दो प्रोडक्ट बने, देन दीज अमाइनो एसिड आर नोन एज द कीटोजेनिक अमाइनो एसिड बिकॉज देयर कार्बन स्केलेटन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द कीटोन बॉडीज रादर देन ग्लूकोज। So now we will discuss the amino acid whose catabolism generate the pyruvate। अब हमारे पास सबसे पहला अमाइनो एसिड है, आपने पढ़ा भी हुआ है, एलानीन। एलानीन का हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन होती है, ट्रांसअमाइनेशन के नतीजे में क्या होता है कि एलानीन ट्रांसअमाइनेज एक्ट करता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट किसके अंदर चेंज हो जाता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट चेंजेस इनटू द ग्लूटामेट, अमाइनो ग्रुप हमारे पास रिमूव हो गया, एंड एलानीन चेंजेस इनटू द पायरुवेट। This is the very first amino acid known as the alanine whose conversion, अब ये पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए पहला कह रहा हूँ, ये एलानीन है, एलानीन के अंदर से ट्रांसअमाइनेशन हुई तो हमारे पास एलानीन ट्रांसअमाइनेज है, वो अमाइनो ग्रुप कौन एक्सेप्ट कर लेगा, अमाइनो ग्रुप विल बी एक्सेप्टेड बाय द अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट देन इवेंचुअली चेंजेस इनटू द ग्लूटामेट। This is the first amino acid we will discuss here. The second amino acid whose catabolism generates the tryptophan is the whose catabolism generates the pyruvate is the tryptophan. Tryptophan we will already discuss the 7 amino acid: leucine, lysine. I will repeat the things many times, शायद किसी तरीके आपके दिमाग में बैठ जाए। ल्यूसीन है, ल्यूसीन और लाइसिन है, उनका जो प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। वाइल अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स मैंने आपको बताए थे। आई विल टेल अबाउट द अरोमेटिक अमाइनो एसिड बिफोर इन द प्रीवियस लेक्चर। देर आर अबाउट only three aromatic amino acids are present in our human body, known as the whose have a benzene ring, aromatic hydrocarbon ring, known as the what are the names of those amino acids, like the tyrosine, tryptophan and phenylalanine. These three aromatic amino acids are both glucogenic and ketogenic. So now we will discuss the tryptophan. Tryptophan is both glucogenic and ketogenic. Tryptophan is converted with the help of the enzyme known as tryptophan dioxygenase. What are the name of the enzyme? Tryptophan dioxygenase. And through the tryptophan dioxygenase it is converted into the kynurenine. So tryptophan catabolism pathway known as the kynurenine pathway because of the formation of the product known as the kynurenine. Kynurenine is changed into the alanine plus 3-hydroxyxanthranilate. Number second byproduct form the known as the 3-hydroxyxanthranilate. 3-hydroxyxanthranilate then eventually changes into the acetoacetyl-CoA, which is used in the formation of the ketone bodies, and also into the quinoleate. And this quinoleate is used in the synthesis of the niacin, vitamin B3, nicotinamide adenine dinucleotide. This is the kynurenine pathway. ये आपको चैप्टर के अंदर थोड़ा आगे जाके मिलेगा, लेकिन जहाँ पे भी डिस्कस करेंगे हम और वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो
क्या हुआ हमारे पास, ट्रिप्टोफैन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज ट्रिप्टोफैन डाइऑक्सीजनेज इट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनजुरिनिन। काइनजुरिनिन इज कन्वर्टेड इनटू द एलानिन प्लस 3 हाइड्रोक्सीजेंथ्रानिलेट। अब यहाँ तक भी पाथवे हमारे पास बड़ा था, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा स्टेटमेंट दी है कि ट्रिप्टोफैन इज बोथ अ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, तो सी one glucogenic precursor formed alanine which is converted into the pyruvate through this reaction, and plus number second compound known as a 3-hydroxyxanthranilate. 3-hydroxyxanthranilate is used to produce the acetoacetyl CoA which is a ketogenic precursor. So and also the 3-hydroxyxanthranilate is converted into the quinolate, लिख दिया मैंने सॉरी, quinolinate होता है प्रीकर्सर का जो सही नाम है वो क्या है, क्विनोलिनेट। और ये क्विनोलिनेट के अंदर फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट आती है और ये मिलके हमारे पास क्या बना देती है, निकोटाइन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी विटामिन B3 नियासिन की फॉर्मेशन दे देते हैं। ये देखें कि ट्रिप्टोफैन जो एक तो इसके कैटाबॉलिज्म से हमें क्या मिल रहा है, एलानिन, दूसरे इसके कैटाबॉलिज्म से हमें क्या मिल रहा है, एसीटाइल CoA। एक हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, सो दैट्स वाई दिस ट्रिप्टोफैन इज नोन एज द ग्लूकोजेनिक। और दूसरा हमारे पास क्या है कि 3-hydroxyxanthranilate इट इज कन्वर्टेड इनटू द एसीटोएसिटाइल CoA, इट इज अ कीटोजेनिक। सो ये जो ट्रिप्टोफैन है ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसे कहते हैं इट इज अ पार्शली कीटोजेनिक एंड द पार्शली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। व्हाई इट इज नोन, इट इज ऑब्वियस थ्रू इट्स कैटाबॉलिज्म then that the tryptophan with the help of the enzyme known as tryptophan dioxygenase it is converted into the kynurenine and kynurenine is converted into the alanine। यहाँ तक ये पाथवे यहाँ पे लिखना है पायरोवेट के अंदर। अब एलानिन जो है, एलानिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द एलानिन ट्रांसअमाइनेज इट इज कन्वर्टेड into the pyruvate। So we will discuss two amino acids, number 1 is alanine and number 2 is tryptophan whose catabolism leads to the formation of the alanine and alanine eventually changes into the pyruvate। अब यहाँ पे व्हाट आर द क्लिनिकल कोरिलेट्स विद द ट्रिप्टोफैन, आई ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म दैट ट्रिप्टोफैन वन ट्रांसपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रिप्टोफैन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन इनटू द एंटेरोसाइट विच इज प्रेजेंट ऑन द एपिकल surface of the cell membrane. This transporter is known as the neutral amino acid transporter who transport the tryptophan from the intestinal epithelial cells apical surface of the intestine into the intestine. If this transporter is deficient, then the tryptophan cannot transport it from the intestinal lumen from here to intestinal lumen into the intestine. So tryptophan deficiency occur because due to the deficiency or defectiveness of the transporter, tryptophan cannot transporter. So once tryptophan cannot transporter into the enterocyte, so its deficiency occurs in the body. तो हमारी deficiency से क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन है, अब काइनजुरिनिन पाथवे से ये ऑब्वियस है कि ट्रिप्टोफैन नियासिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो ट्रिप्टोफैन की जब ट्रांसपोर्ट नहीं होती इस ट्रांसपोर्टर की डिफेक्टिवनेस की वजह से, तो एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसे कहते हैं हार्ट नप डिसऑर्डर। हार्ट नप डिसऑर्डर, उस डिसऑर्डर का नाम क्या है, हार्ट नप डिसऑर्डर। और इसके अंदर सिम्टम्स हमारे पास किस तरीके के मिलते हैं, हमारे पास प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स मिलते हैं। वाई प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स, बिकॉज काइनजुरिनिन पाथवे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द नियासिन। So if tryptophan is deficient, then the niacin is also deficient. So we will got the plagra like symptoms which is due to the deficiency of the niacin. उसके अंदर 4 D होते हैं, आपने 4 Ds को नहीं भूलना। वो 4 Ds कौन कौन से हैं, एक डर्माटाइटिस का है, एक हमारे पास डायरिया का है और हमारे पास एक डिमेंशिया का है। और अगर इन 3 Ds डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया को ना ट्रीट किया तो हमारे पास डेथ हो जाएगी पेशेंट के। These are the clinical correlates which are associated with the tryptophan catabolism। आगे हम चलते हैं। अब कौन सा और आगे अमीनो एसिड आ जाता है, लाइक ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इट इज़ आल्सो फ्रॉम द ग्लाइसिन और सीरीन, याद रखना कि ये बहन भाई हैं किस्म का, इनका कैटाबॉलिज्म एक जैसा ही होता है। कि ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन बॉडी के अंदर या तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अंदर चेंज हो सकती है बाय द ग्लाइसिन क्लीवेज सिस्टम। बहरहाल होता क्या हमारे पास कि जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है N5 and 10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट रिएक्शंस में इस्तेमाल होती हैं। मिथाइलिन टेट्रा N5 and 10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये अपना एक जो है जो मिथाइलिन ग्रुप है टेट्राहाइड्रोफोलेट वो डोनेट कर देता है ग्लाइसिन को और टेट्राहाइड्रोफोलेट सिस्टम को लीव कर जाता है। इस तरीके होता क्या है कि हमारे पास ग्लाइसिन चेंज हो जाता है हमारे पास सीरीन के अंदर,
और यहाँ पे जो इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस रिएक्शन को कैटालाइज करने का, द नेम ऑफ दिस इंजाइम इज नोन एज द सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। इट कन्वर्ट्स द ग्लाइसिन इनटू द सीरीन, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी जा सकता है कि टेट्राहाइड्रोफिलेट जो है वो इसके अंदर से एक मिथाइल ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा और चेंज हो जाएगा N5 N10 मिथाइल इन टेट्राहाइड्रोफिलेट में। अब सीरीन जो है हमारा एम क्या है कि अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द पायरोवेट, एक तो हमने बना लिया एलानिन, दूसरा हमारे पास ट्रिप्टोफैन, अब तीसरा अमाइनो एसिड आ जाता है हमारे पास ग्लाइसिन। ग्लाइसिन चेंज हो जाता है पहले सीरीन के अंदर, और सीरीन जो है उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है दोबारा, उसका नाम है सीरीन डिहाइड्रेटेज। वो अमोनिया भी निकाल लेता है हमारे पास और वाटर भी निकाल लेता है। इस एंजाइम का नाम क्या है? सीरीन डिहाइड्रेटेज। सीरीन डिहाइड्रेटेज निकल जाता है, एंजाइम एक्ट कर, सीरीन डिहाइड्रेटेज जो है वो सीरीन को प्रोटेक्ट करता है और उसको किसके अंदर चेंज कर देता है हमारे पास पायरोवेट में। ये सिंपल मेटाबॉलिज्म है ग्लाइसिन का। और अगर हमने इसके साथ ही हम पढ़ लेते हैं सीरीन को, अगर हमने सीरीन ले ली है, सीरीन डाइट के अंदर खाई है, तो सीरीन डायरेक्टली उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है सीरीन डिहाइड्रेटेज, वो चेंज हो जाएगा हमारे पास पायरोवेट में। अब ये ग्लाइसिन से बॉडी में सीरीन भी बन सकती है और सीरीन से ग्लाइसिन भी बन जाती है थ्रू द रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द बॉडी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। सो अभी तक हमने 4 अमाइनो एसिड डिस्कस कर लिए हैं। एक एलानिन डिस्कस किया है, दूसरा हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड, एक हमने एलानिन डिस्कस किया है, दूसरा हमने अमाइनो एसिड डिस्कस किया है ट्रिप्टोफैन, उससे पायरोवेट मिलता है, तीसरा अमाइनो एसिड हमने डिस्कस किया है ग्लाइसिन, और चौथा अमाइनो एसिड हमने डिस्कस किया है सीरीन। अब हम एक और अमाइनो एसिड है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ये जो अमाइनो एसिड है ये हमारे पास क्या चीज़ बनाता है? पायरोवेट भी बनाता है। इट लीड्स टू द पायरोवेट। इसका पूरा मैकेनिज्म अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन बुक्स लिखती हैं कि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पायरोवेट। नंबर 2, थ्रियोनिन जो है हमारे पास वो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए भी बनाता है, सक्सीनाइल को ए भी बनाता है। थ्रियोनिन जो है हमारे पास वो एसीटाइल को ए भी बनाता है। सो थ्रियोनिन का जो है हमारे पास एक बहुत कम्प्लेक्स हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, जिसके ज़रिए ये 3 इंटरमीडिएट्स में चेंज हो सकता है। यहाँ तो सक्सीनाइल कोए में, एसीटाइल कोए में चेंज हो जाता है और पायरोवेट में। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो अ बोथ पार्शियल ग्लूकोजेनिक एंड पार्शियल कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। हमारे साथ जो कंसर्न है अभी कि थ्रियोनिन किसके अंदर चेंज हो सकता है? पायरोवेट के अंदर चेंज हो जाता है। ये हमारे पास कितने अमाइनो एसिड हो गए? हमने थ्रियोनिन कर लिया, सीरीन कर लिया, ग्लाइसिन कर लिया हमारे पास, और कौन सा आ गया हमारे पास? ट्रिप्टोफैन कर लिया और एलानिन कर लिया। अब ये जो सारे अमाइनो एसिड हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर तो यूज़ होते ही होते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी हमारे पास अमाइनो एसिड परफॉर्म करते हैं, लाइक ट्रिप्टोफैन जो है। ट्रिप्टोफैन हमारे पास ये मेलेटोनिन की हार्मोन जो है वो पाइनियल ग्लैंड रिलीज़ करता है, उधर भी सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वाइल ये हमारे पास सीरोटोनिन एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है उधर भी उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। जो ट्रिप्टोफैन है वो हमारे पास निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड विटामिन B3 की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। सो साथ साथ जो थोड़े बहुत फंक्शन है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। लाइक ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन हमारे पास हीम की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी पोरफायरिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारे पास जो होता है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ग्लाइसिन हमारे पास और कौन सा रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? ग्लाइसिन आपने ग्लूटाथायोन पढ़ा था, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, तो वो तो एंजाइम आ जाता है। बहरहाल जो ग्लूटाथायोन होता है उसकी सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। ग्लाइसिन हमारे पास और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ग्लाइसिन का आपने ये याद रखना है कि ग्लाइसिन जो है हमारे पास प्यूरिन्स की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। ग्लाइसिन हमारे पास क्रीटाइन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो सी द रिएक्शंस ऑफ द ग्लाइसिन। देखें ग्लाइसिन 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास ग्लाइसिन जो है वो और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में तो इन्वॉल्व होता ही है। ग्लाइसिन हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है तो ग्लूकोज की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये सारे जो हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं ये सिंथेसिस के, वो
ग्लाइसिन से आगे जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो मेन एम पता होना चाहिए, आपको फंक्शन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। हीम की सिंथेसिस आपने पढ़ लिया है, वो भी आपको पता है। बायो जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, आपको पता है कि ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ग्लूटाथायोन, अगर आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी पढ़ी है या आपने हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ग्लूटाथायोन का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फिर प्यूरिन्स, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है आपको। प्यूरिन्स जो है एडिनिन और ग्वानिन, उधर ये ग्लाइसिन जो है पूरे का पूरा यूज़ हो जाता है प्यूरिन की सिंथेसिस के अंदर। क्रीटाइन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि क्रीटाइन हमारे पास क्या है। जो मसल्स को इमीडिएट सोर्स ऑफ द एनर्जी होता है वो क्रीटाइन होता है, तो क्रीटाइन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। लाइक और हमारे पास क्या रहता है, सीरीन और थ्रियोनिन हमारे पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के दरमियान जो लिंकेजेस हैं उनके अंदर उन लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। और हमारे पास जो होता है ये डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये फंक्शंस है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं फंक्शंस के अंदर नहीं जा रहा। फंक्शंस तो जो मेन कैटाबॉलिज्म है वो आपको समझा रहा हूँ। फंक्शंस हैं, फंक्शन आपने हर अमाइनो एसिड के कोई 4 एक फंक्शन तो लाजमी याद रख लेने हैं। प्लस आपने क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर देना है। क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्लिनिकली। दूसरा हम कर लेते हैं, हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है जो हमारे पास पायरोवेट बनाता है। पायरोवेट कौन कौन से हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, हमने कौन कौन सा किया है अभी तक? हमने किया है नंबर 1 एलानिन। फिर हमने क्या देखा है कि ट्रिप्टोफैन का कैटाबॉलिज्म देखा है। ट्रिप्टोफैन के अलावा हमने देखा है किसका, ग्लाइसिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। Last amino acid which whose catabolism generates the pyruvate is known as the cysteine. Cysteine क्या होता है? विद cysteine is a sulfur containing amino acid. लिपन कार्ड में सिर्फ इतना ही लिखा है कि इसकी डीसल्फरेशन होती है और पायरुवेट बन जाता है, लेकिन ये इतना इसका नहीं है। आपने इसको हार्पर खोलनी है, हार्पर में से इसका पाथवे देख लेना है कि इसके अंदर से सल्फेट ग्रुप, सल्फेट SO3 जो होता है, सल्फेट ग्रुप निकलता किस तरीके है। सल्फेट ग्रुप जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स जो रिएक्शंस के ज़रिए निकलता है। क्या होता है हमारे पास कि सिस्टीन है, ये हार्पर में पाथवे दिया हुआ है, 2 पाथवे दिए हैं, एक सिस्टीन सल्फिनेट पाथवे दिया हुआ है और एक 3 मरकैप्टोपायरुवेट पाथवे दिया हुआ है। एक पाथवे भी याद कर लें तो वो भी बड़ा है, दोनों आपने याद करने हैं तब भी मोस्ट वेलकम। सिस्टीन है, सिस्टीन है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। इसका हमारे पास अब कैटाबॉलिज्म किस तरीके होता है हमारे पास कि इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, जिस तरीके ट्रिप्टोफैन के ऊपर ट्रिप्टोफैन डाईऑक्सीजनेज एक्ट करता है तो वो चेंज हो जाता है काइंजुरिन में। सिमिलर टू डैट सिस्टीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है सिस्टीन डाईऑक्सीजनेज। सिस्टीन डाईऑक्सीजनेज अब एंजाइम एक्ट करता है, इसको चेंज कर देता है सिस्टीन सल्फिनेट के अंदर। सिस्टीन जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, सिस्टीन सल्फिनेट। सिस्टीन सल्फिनेट जो है इसकी हमारे पास क्या होती है कि ट्रांसमाइनेशन हो जाती है, अमाइनो ट्रांसफरेज एक्ट करता है और इसको किसके अंदर चेंज कर देता है। यानी जाहिर बात है अमाइनो ट्रांसफरेज एक्ट करेगा, सिस्टीन में से अमाइनो ग्रुप निकालना है, तो सिस्टीन में से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है। वो अमाइनो ग्रुप जो है कोई अल्फ़ा कीटो एसिड एक्सेप्ट करता है। जनरलाइज्ड मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन, अल्फ़ा कीटो एसिड एक्सेप्ट करता है, चेंज हो जाता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड के अंदर। On cysteine, first of all, cysteine dioxygenase enzyme act and the cysteine converted into the cysteine sulfinate. Cysteine sulfinate with the help of the enzyme known as the aminotransferase. There is a removal of the amino group from the cysteine and this amino group will be accepted by the generalized term के अंदर मैंने आपको बताया alpha keto acid and it is converted into the alpha amino acid. So cysteine sulfinate then changes into the किसके अंदर हमारे पास चेंज हो जाता है, सिस्टीन सल्फिनेट हमारे पास चेंज हो जाता है किसके अंदर, सल्फिनाइल पायरोवेट के अंदर। जब सिस्टीन सल्फिनेट के अंदर से अमाइनो ट्रांसफरेज का रिएक्शन होता है यानी ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन होता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सल्फिनाइल पायरोवेट। अब सल्फिनाइल पायरोवेट के ऊपर क्या होता है कि सल्फिनाइल पायरोवेट के अंदर से इवेंचुअली हमारे पास होना क्या है कि सल्फेट ग्रुप निकलना है, तो सल्फेट ग्रुप निकल जाता है हमारे पास। SO3-2 को सल्फेट ग्रुप हम कहते हैं, सिंपली SUL PHAT आप लिख रहे हैं, सल्फेट ग्रुप के स्पेलिंग लिख दें सिंपली, या आप क्या कह दें कि सल्फेट ग्रुप को फार्मूला लिख दें जिस तरीके आपने सल्फर को रिमूव करना है, क्योंकि सिस्टीन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। सल्फिनाइल पायरोवेट हो गया, उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा डीसल्फिनेज। डीसल्फिनेज क्या करेगा, इसका सल्फर ग्रुप रिमूव कर देगा और इस तरीके इस पाथवे के ज़रिए हमारे पास क्या होगा
कि जो सल्फिनाइल पायरोवेट है वो चेंज हो जाएगा पायरोवेट में। लेकिन हम किसका कैटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे? हम सिस्टीन का कैटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे। सिस्टीन के कैटाबॉलिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सिस्टीन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज सिस्टीन डाईऑक्सीजनेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सिस्टीन सल्फिनेट, और सिस्टीन सल्फिनेट के ऊपर से जब उसने अपना माइनर ग्रुप डोनेट कर दिया तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सल्फिनाइल पायरोवेट। सल्फिनाइल पायरोवेट है, उसके ऊपर डीसल्फिनेज एंजाइम ने एक्ट किया और चेंज हो गया पायरोवेट में। एक और पाथवे है जिसे कहते हैं 3-मरकैप्टो पायरोवेट पाथवे। उसके अंदर क्या होता है कि ये रिएक्शन नहीं होते, बल्कि सिस्टीन की डायरेक्टली ट्रांसमाइनेशन हो जाती है और वो चेंज हो जाता है कंपाउंड किसके अंदर? 3-मरकैप्टो पायरोवेट के अंदर। अब हमारे पास उसके ऊपर से सल्फर ग्रुप उसका फिर निकल जाता है और वो चेंज हो जाता है पायरोवेट के अंदर। ये सिंपल 3-मरकैप्टो पायरोवेट का कंसेप्ट है। लेकिन ये दो कैटाबॉलिज्म है, दो पाथवेज हैं कि जिसके ज़रिए सिस्टीन जो है वो कैटाबलाइज्ड होती है। नंबर 1 पाथवे है सिस्टीन सल्फिनेट पाथवे, जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसी के नाम पे रख दिया पाथवे का नाम सिस्टीन सल्फिनेट पाथवे। दूसरा है कि 3-मरकैप्टो पायरोवेट पाथवे के जरिए। दोनों पाथवे आर्पर में लिखे हुए हैं, मोस्ट वेलकम, आप वहाँ से देख लें। यहाँ पे मैंने एक पाथवे आपको समझा दिया है, दूसरे का भी बता दिया कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। एक ही आपको आना चाहिए, पायरोवेट आपने बनाना है, एक दफ़ा पायरोवेट बन गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो दीज आर द डिफरेंट अमाइनो एसिड whose catabolism generates the different these are the different amino acid whose catabolism generates the pyruvate, और इनसे रिलेटेड जो कंडीशंस थी वो भी आपको बता रही है। 3 अमाइनो एसिड को हमेशा याद रखना, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट और सिस्टीन। ये तीनों अमाइनो एसिड का एक यूज़ कॉमन है कि ये ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। गैमा ग्लूटामाइल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन वो इन्वॉल्व होते हैं, तीनों अमाइनो एसिड का ये कंबाइंड टर्म हम बोलें तो ये ग्लूटाथायोन में प्रेजेंट होते हैं। गैमा ग्लूटामाइल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन, तो सिस्टीन इन्वॉल्व होता है, ग्लूटामेट इन्वॉल्व होता है और ग्लाइसिन इन्वॉल्व होता है। इन तीनों का एक कॉमन फंक्शन ये है तीनों अमाइनो एसिड का कि ये ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन, जो ट्राईपेप्टाइड कंपाउंड है उसकी प्रोडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। और ट्रिप्टोफैन को सारी ज़िंदगी नहीं भूलना कि ये सीरोटोनिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और सीरोटोनिन जो है वो फीलिंग ऑफ द वेल बीइंग हमें देता है। और जो हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनके अंदर सीरोटोनिन कम बन रहा होता है, तो हमें ज़रूरत होती है हम उनको ट्रिप्टोफैन भी दें और SSRI भी दें। SSRI क्या होते हैं? सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वो आगे जाके हम फंक्शंस में जब इसका ट्रिप्टोफैन का कैटाबॉलिज्म से किस तरीके सीरोटोनिन बनता है उस वक्त मैं आपको बताऊँगा। सो हमने क्या कर लिया? हमने ये कर लिया कि हमने देखें कि हमने 7 इंटरमीडिएट्स ड्रॉ किए थे, उनके अंदर से हमने कितने बना दिए? हमने एक्जेलो एसीटेट भी बना दिया कि अमाइनो एसिड कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जो एक्जेलो एसीटेट बनाते हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाते हैं, और कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जो पायरोवेट बनाते हैं। हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द कैटाबॉलिज्म ऑफ दोज अमाइनो एसिड हुज कैटाबॉलिज्म जनरेट द फ्यूमरेट। Now we will discuss the catabolism of those amino acid who will generate the fumarate। बॉडी में शुक्र अदा करें कि दो ही अमाइनो एसिड ऐसे ही हैं जो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं हमारे पास। ओहो, अच्छा, वो किसके अंदर हमारे पास चेंज हो जाते हैं? बॉडी में दो ही अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे पास किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? फ्यूमरेट के अंदर। उनमें से दो रोमैटिक अमाइनो एसिड है। रोमैटिक अमाइनो एसिड को बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? बिकॉज डिफरेंट डिजीज़ में लिखा हुआ है रोमैटिक अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी है, रोमैटिक अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म में डिफेक्शन है। तो आपको अगर रोमैटिक अमाइनो एसिड जनरलाइज टर्म जो है रोमैटिक अमाइनो एसिड वो पता ही ना हो कौन से हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार ये कौन से अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। लाइक रोमैटिक अमाइनो एसिड बॉडी में 3 है, फिनाइल एलानीन, दूसरा है हमारे पास टायरोसिन और तीसरा है हमारे पास ट्रिप्टोफैन। अब हम डिस्कस करेंगे फिनाइल एलानीन और टायरोसिन का। इनका जो कैटाबॉलिज्म होता है, जब हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास फ्यूमरेट मिलता है। और जब ये या फिनाइल एलानीन और टायरोसिन को हम डिस्कस करेंगे, इनका जब कैटाबॉलिज्म होता है तो हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास फ्यूमरेट मिलता है और एसीटो एसीटेट मिलता है। वाइल ट्रिप्टोफैन का कैटाबॉलिज्म मैं आपको पहले ही पीछे पढ़ा चुका हूँ कि ट्रिप्टोफैन जो है वो काइनजुरिनिन में चेंज हो जाता है और वो इवेंचुअली चेंज हो जाता है हमारे पास एसीटो एसीटाइल कोए के अंदर। वो काइनजुरिनिन पाथवे आपने पढ़ लेना है। सो देखें कि जो रोमैटिक अमाइनो एसिड है उनके कैटाबॉलिज्म से हमें ग्लूकोजेनिक प्रीकर्सर भी मिलता है और कीटोजेनिक प्रीकर्सर भी मिलता है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फिनाइल एलानीन का और टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म क्या है। एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या होता है कि फिनाइल एलानीन चेंज हो जाता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द
कौन सा एंजाइम होता है हमारे पास? PAH। सारी ज़िंदगी ये एंजाइम आपके पल्ले पड़ना है, बिकॉज फिनाइल कीटोन यूरिया एक डिजीज़ है जो मोस्ट कॉमन है, और ये उसकी आपको पैथोफिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री लाजमी पता होनी चाहिए। फिनाइल एलानिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। अब देखें, फिनाइल एलानिन एक असेंशियल अमाइनो एसिड है। अब असेंशियल अमाइनो एसिड से डायरेक्टली क्या बना लिया गया? एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास बॉडी ने खुद ही बना लिया, लेकिन यूज़ किसको किया? असेंशियल को किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं खाएंगे तो नॉन असेंशियल की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। फिनाइल एलानिन से बॉडी में डायरेक्टली फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के तहत उसकी मदद से क्या होता है हमारे पास कि फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। सो अगर कोई बंदा है वो फिनाइल एलानिन ही नहीं ले रहा तो उसके अंदर टायरोसिन जो है वो भी डेफिशिएंट हो जाएगा। अब ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अमाइनो एसिड हैं जो कंडीशनली एसेंशियल हो जाती हैं। अगर हम फिनाइल एलानिन नहीं लेंगे तो टायरोसिन जो है वो कंडीशनली एसेंशियल हो जाएगा। एक और बहुत इधर बात जो है वो नोटिसेबल है कि बुक में आप देखेंगे तो BH4 लिखा होगा। BH4 किसकी एब्रीवेशन है? टेट्रा हाइड्रोबायोबिटेरिन। टेट्रा हाइड्रोबायोबिटेरिन चेंज हो जाता है डाई हाइड्रोबायोबिटेरिन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर। अब एक जो MCQ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा था कि जितने भी बाकी डिफरेंट हमारे पास अमाइनो एसिड हैं उनके अंदर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट मोस्ट ऑफ देम के अंदर कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन रोमैटिक अमाइनो एसिड ऐसे खास अमाइनो एसिड हैं जिनके अंदर टेट्रा हाइड्रोबायोबिटेरिन BH4 ये आता है हमारे पास GTP से। टेट्रा, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ हमारे पास, टेट्रा हाइड्रोबायोबिटेरिन। Tetrahydrobiobutarin is derived from the is a compound which is derived from the guanosine triphosphate and it acts as a coenzyme for the फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसके अलावा हमारे पास जो होगा ये रिएक्शन नहीं होगा। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक MCQs भी आ सकता है कि टेट्राहाइड्रोबायोबिटेरिन कौन से अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो आपने फ़ौरन बता देना है कि रोमैटिक अमाइनो एसिड में कौन कौन से अमाइनो एसिड आते हैं? फिनाइलएलानिन आता है, टायरोसिन आता है और ट्रिप्टोफैन आता है। अब ये जब डाईहाइड्रोबायोबिटेरिन बन गया तो ये हमारे पास फंक्शन मजीद परफॉर्म नहीं कर सकता। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड अनदर एंजाइम, एक और एंजाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया, उसका क्या नाम है? डाईहाइड्रोटिरिडीन रिडक्टेज। वह NAD को एक्सेप्ट करता है और BH2 यानी डाईहाइड्रोबायोबिटेरिन को टेट्राहाइड्रोबायोबिटेरिन में दोबारा चेंज कर देता है। अब ये टायरोसिन है, मेन गेम जो आगे चलानी है ना वो टायरोसिन ने चलानी है। टायरोसिन हमारे पास मेलानिन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। मेलानिन आपको पता है जो स्किन को, हेयर्स को, आइस को पिगमेंट देता है, कलर देता है, वो हमारे पास मेलानिन कलर देने वाला पिगमेंट है जो टायरोसिन से हमारे पास बनता है। टायरोसिन जो है वो बॉडी में हम डिस्कस करते रहते हैं। कैटिकोलामीन, सर्जरी का पेशेंट है, उसका हाइपोटेंशन हो रही है जी, उसे कैटिकोलामीन्स दे दो। तो कैटिकोलामीन्स जो बॉडी में बनती हैं वो एक अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनती है। टायरोसिन हमारे पास थायराइड हार्मोन T3 T4 की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। अब कैटिकोलामीन्स के अलावा टायरोसिन हमारे पास और किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। अब टायरोसिन जो है देखें, अगर हम फिनाइलएलानिन खा रहे हैं तो वो टिश्यू प्रोटीन्स की सिंथेसिस में तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो जाता है हमारे पास किसके अंदर? अगर बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है देन द फिनाइलएलानिन चेंजेस इनटू द टायरोसिन। सो मेन जो रोल प्लेयर आ जाता है वो कौन है? टायरोसिन। टायरोसिन किस में चेंज हो गया? मेलानिन में चेंज हो गया, कैटिकोलामीन्स में चेंज हो गया, थायराइड हार्मोन्स के अंदर, ये टिश्यू प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर टायरोसिन इन्वॉल्व होता है। प्लस टायरोसिन जो है वो चेंज हो जाता है फ्यूमारेट के अंदर और एसीटोएसीटेट के अंदर। अब ये किस तरीके चेंज हो जाता है ये हम आगे देख लेते हैं कि किस तरीके चेंज हो जाता है। ये बहरहाल फिनाइलएलानिन चेंज हो जाता है टायरोसिन में। टायरोसिन आगे मेन प्लेयर जो है वो आगे पिच पे जो अपना प्ले करता है, गेम प्ले करता है, वो टायरोसिन है। टायरोसिन मेलानिन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। ये बेसिक फंक्शंस आ जाते हैं। हमने जो पाथवे डिस्कस करना है वो सिर्फ ये डिस्कस करना है। हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड दैट फॉर्म द फ्यूमरेट, तो दो अमाइनो एसिड बॉडी में ऐसे हैं, एक फिनाइलएलानिन वो पहले चेंज हो जाता है टायरोसिन में, टायरोसिन आगे चेंज हो जाता है फ्यूमरेट में और एसीटेट में। सो देर आर द टू अमाइनो एसिड इन आवर ह्यूमन बॉडी हुज कैटाबॉलिज्म जनरेट्स द फ्यूमरेट एंड आल्सो द एसीटेट। अब देखें ये फंक्शंस है, ये जब मैं स्पेसिफिक कुछ फंक्शंस पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कुछ स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं लाइक कैटिकोलामीन्स की सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और
टायरोसिन जो है वो मेलानिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। हम अभी जो कर रहे हैं हम अपना फोकस करते हैं, ये तो आपको वैसे ही नॉलेज के लिए बता दिए कि टायरोसिन यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब जो टायरोसिन है उसका जो पाथवे हमने पढ़ना है कि टायरोसिन what is the pathway and what is the mechanism by which the tyrosine converted into the fumarate and the acetoacetate हम डिस्कस कर लेते हैं। टायरोसिन जो है वो चेंज हो जाता है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो ये कैटाबोलिज्म है ना टायरोसिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइलएलानिन और टायरोसिन का कैटाबोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दो अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म में अगर कोई डिफेक्शन आए हमारे पास, कोई डेफिशिएंसी किसी एंजाइम की आए, तो हमारे पास 4 डिजीज़ होती हैं और उन 4 डिजीज़ में फिनाइल कीटोनजूरिया इन्वॉल्व है, अल्केप्टोनजूरिया इन्वॉल्व है, हमारे पास एल्बिनिज़म इन्वॉल्व है और टायरोसाइनीमिया। सो देखें बाकी जो कैटाबोलिज्म है वहाँ पे तो डेफिशिएंसीज होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो इनके कैटाबोलिज्म में कोई जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाए तब आती हैं। अब टायरोसिन है, टायरोसिन हमारे पास चेंज हो जाता है हमारे पास किसके अंदर, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट के अंदर, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट के अंदर चेंज हो जाता है। वाइल पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट किसके अंदर चेंज हो जाता है, होमोजेंटिसेट के अंदर। होमोजेंटिसिक एसिड भी कहते हैं, होमोजेंटिसेट भी कहते हैं, वन एंड सेम थिंग, होमोजेंटिसेट। एंड द होमोजेंटिसेट इज कन्वर्टेड इनटू द मैलियाइल एसीटोएसीटेट। ये थोड़ा सा पाथवे मुश्किल है, ये याद करते हुए आपको मुश्किल होगी, लेकिन एक दफ़ा अगर याद हो जाएगा तब सारा काम ठीक हो जाएगा। होमोजेंटिसेट इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, या उस एंजाइम का दूसरा नाम है, एक ही नाम है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। सो हम होमोजेंटिसेट किसके अंदर चेंज हो जाता है, मैलियाइल एसीटोएसीटेट। इसके हर स्टेप में तकरीबन एक क्लिनिकल अबनॉर्मेलिटी आती है। सो दैट्स वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस कैटाबोलिज्म, बिकॉज जिसके अंदर क्लिनिकल अबनॉर्मेलिटी आती है वो तो लाजमी करना है, बिकॉज यूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेबल क्वेश्चन है वो यही है क्या कि कौन सा अमीनो एसिड है उसका कैटाबोलिज्म डिफेक्टिव होगा तो क्या हमारे पास बॉडी में होगा। लाइक क्या हुआ, टायरोसिन है, फिनाइलएलानिन है, फिनाइलएलानिन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द फिनाइलएलानिन किसके अंदर चेंज हो जाता है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज के जरिए टायरोसिन में चेंज हो जाता है। अब जो टायरोसिन है ये आगे किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास टायरोसिन चेंज हो जाता है हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट के अंदर। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट इट इज कन्वर्टेड इनटू द होमोजेंटिसेट and homogentisate it is converted with the help of the enzyme known as the homogentisic acid oxidase into the mallyl acetoacetate, and mallyl acetoacetate it is converted with the help of the enzyme known as the it is eventually converted into the fumaryl acetoacetate, and fumaryl acetoacetate it is again converted with the help of the enzyme known as the fumaryl acetoacetate hydrolase into the fumarate and acetoacetate। सो देखें ये सारा कैटाबोलिज्म जो है वो हमारे पास फिनाइलएलानिन और टायरोसिन का है। फिनाइलएलानिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज द फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वन थिंग, एंड टायरोसिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द para-hydroxyphenyl pyruvate, and para-hydroxyphenyl pyruvate is converted into the homogentisate, and homogentisate with the help of the enzyme known as homogentisic acid oxidase it is converted with the help of the enzyme known as the homogentisic acid oxidase into the mallyl acetoacetate, and mallyl acetoacetate it is converted into the fumaryl acetoacetate, and the fumaryl acetoacetate it is hydrolyzed into the fumarate and the acetoacetate। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसके साथ इस fumaryl acetoacetate के साथ हाइड्रोलेज आगे लगा देना है। सो सी ये मैंने कितने एंजाइम्स लिख दिए हमारे पास, 3 एंजाइम्स लिख दिए हाईलाइट करके। हाईलाइट करने का क्या मकसद था, वाकई मैंने क्यों नहीं लिखे पासवे में। टायरोसिन किस एंजाइम के जरिए पैरा-हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरोवेट में चेंज हो जाता है, पैरा-हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरोवेट किस तरीके होमोजेंटिसेट में चेंज हो जाता है,
उन इंजाइम्स की डेफिशिएंसी रेयरली होती है। ये जो मैंने लिखे हैं इन इंजाइम्स की डेफिशिएंसी हमारे पास मोस्ट कॉमनली होती है। सो अगर हमारे पास फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम डेफिशिएंट होगा तो कौन सी डिजीज़ होगी हमारे पास? फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, इसको कहते हैं PKU भी कहते हैं। अगर हमारे पास होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज इंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो एक डिजीज़ होती है, उसे कहते हैं अल्केप्टोन यूरिया, ये डिजीज़ हो जाएगी। अगर हमारे पास फीमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज इंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो एक डिजीज़ होती है, उसे कहते हैं टायरोसाइनीमिया टाइप 1। टायरोसाइनीमिया हो जाएगा हमारा। देखें कितनी डिजीज़ होगी हमारे पास, एक अल्केप्टोन यूरिया होगी हमारे पास, दूसरी कौन सी डिजीज़ है? टायरोसाइनीमिया, और तीसरी कौन सी डिजीज़ है हमारे पास? फिनाइल कीटोन यूरिया। ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जो कहाँ पे किन के कैटाबॉलिज्म में डिफेक्टिव हो। फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के कैटाबॉलिज्म में अगर कोई डिफेक्ट हो तो ये डिजीज़ मिलती हैं। लास्ट, टायरोसिन से आपको पता है कि मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, टायरोसिन से क्या बनता है? मेलानिन बनता है। इस मेलानिन की प्रोडक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉपर रिक्वायरिंग एंजाइम ज़रूरत होती है उसकी। इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेलानिन फ्रॉम द टायरोसिन देयर इज द इम्पोर्टेंट एंजाइम विच प्लेज एन रोल नोन एज द कॉपर कंटेनिंग कॉपर रिक्वायरिंग, हमारे पास उसे कहते हैं टायरोसाइनेज। टायरोसाइनेज इन्वॉल्व होता है, कॉपर रिक्वायरिंग ये इंजाइम होता है। तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? मेलानिन के अंदर। अगर इस इंजाइम का डिफेक्टिव हो तो एक और डिजीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं एल्बिनिज्म। सो दीज ऑल डिजीजेज आर रिलेटेड विद द फिनाइल एलानिन एंड द टायरोसिन कैटाबॉलिज्म। ये इसलिए मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये जो चारों डिजीज़ हैं वो क्या कहते हैं, इन इंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इधर या तो इंजाइम जो है वो बने ही ना, जीन डिफेक्टिव हो, या इंजाइम बने वो डिफेक्टिव बने, या इंजाइम बने उसकी एफिशिएंसी ना हो। ये कोई भी केस टू केस पेशेंट जो है वो वेरी कर सकता है। या तो इंजाइम बने ही ना, या इंजाइम बने डिफेक्टिव बने, या इंजाइम्स तो बन जाए ठीक लेकिन उसका कोई इंजाइम ना हो, या इंजाइम बने और लेकिन उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो। तो ये केस टू केस वेरी कर सकता है पेशेंट के अंदर, और सिम्टम्स भी फिर हमारे पास उसके हिसाब से वेरी करेंगे। अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ हो रही है फिनाइल कीटोन यूरिया। अब फिनाइल एलानिन जो फिनाइल कीटोन यूरिया उसकी 5 टाइप्स होती हैं। मैंने आपको कहा इसके लिए कोई एंजाइम्स चाहिए होता है? टेट्राहाइड्रोबाइब्यूटेरिन। अगर टेट्राहाइड्रोबाइब्यूटेरिन ना हो तब भी ये एंजाइम की ये फिनाइल कीटोन यूरिया हो सकता है। सो इधर डिफरेंट काजेज आ जाती हैं। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं इन चारों डिजीज़ को। अब हमारा जो मेन एम है इन 4 डिजीज़ को डिस्कस करना है। फिनाइल कीटोन यूरिया, ये जो टायरोसिनेज एंजाइम की वजह से हुई है एल्बिनिज्म, और होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से जो डिजीज़ हुई है अल्केप्टोन यूरिया, और फीमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ हुई है टायरोसाइनीमिया, वो हमने अब डिस्कस करनी है। लेकिन पीछे जो हम डिस्कस करके आए हुए हैं कि हमने क्या क्या बना दी है, हमने वो अमाइनो एसिड देख ली हैं जो पायरुवेट बनाते हैं, हमने वो अमाइनो एसिड भी देख ली हैं जो ऑक्सैलोएसिटेट बनाते हैं, हमने वो अमाइनो एसिड भी देख ली हैं जो अल्फा कीटोग्लूटेट बनाते हैं, और लास्टली हमने वो अमाइनो एसिड भी देख ली हैं जो फ्यूमारेट बनाते हैं। लेकिन फ्यूमारेट को जो अमाइनो एसिड बनाते हैं उनकी क्लिनिकल जो 4 एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फ्यूमरेट एंड एसिटोएसिटेट। अगर फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज एंजाइम डेफिशिएंट हो तो हमारे पास टायरोसाइनीमिया हो जाता है। टायरोसाइनीमिया क्या है कि टायरोसिन और इससे पीछे पीछे जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, देखें कि यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक लगा दूँ तो पीछे जितने इंटरमीडिएट्स हैं उनकी कामुलेशन होने लग जाएगी। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कामुलेशन होती है कि वो टायरोसिन फिर मजीद आगे चेंज ही नहीं होता हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट में। तो इसके अंदर क्या मिलता है? एलिवेटेड टायरोसिन लेवल मिलता है। प्लस इसके अंदर आप बुक खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर लीवर सिरोसिस और रीनल जो ट्यूबुलर एसिडोसिस हमारे पास मिलती है। प्लस कैबिज लाइक ऑर्डर होती है यूरिन की जो होती है वो कैबिज लाइक ऑर्डर होती है। दीज आर द सम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द टायरोसाइनीमिया। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज। सो जो फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज से जो पीछे पीछे इंटरमीडिएट्स हैं वो सारे जो हैं वो क्या होने लग जाएंगे? कामुलेट होने लग जाएंगे और यूरिन के अंदर अपीयर होंगे। यूरिन के अंदर अपीयर होंगे तो उनकी वजह से हमारे पास जो यूरिन है उसकी क्या होगी? कैविज लाइक ऑर्डर होगी। ये तो हमारे पास एक डिजीज़ होगी, कौन सी? फीमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज की डेफिशिएंसी की वजह से। अब एक और दूसरी डिजीज़ है उसको कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज।
ये हमारे पास इस डिजीज़ का नाम है अल्केप्टोन्यूरिया। ये होती क्यों है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम नोन एज द होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। ये बेहतर होगा मैं आपको बुक से समझाऊं। ये सारा पाथवे लिखा है। ये टायरोसाइनीमिया मैंने टाइप 1 बता दिया है। पहले वाले जो हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्टीडीनीमिया, अब हमने क्या आपको बता दिया है? टायरोसाइनीमिया टाइप 1 बता दिया है। अब इसके अंदर क्या है कि हमने अब डिस्कस करना है अल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्बिनिज़म। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास अल्केप्टोन्यूरिया है उसके अंदर कुछ ऐसा काम होता है कि अल्केप्टोन्यूरिया के अंदर होता क्या है कि अल्केप्टोन्यूरिया में एक एंजाइम डेफिशिएंट है, उसका नाम क्या है? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये होमोजेंटिसिक ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाएगा। इस डिजीज़ को कहते हैं अल्केप्टोन्यूरिया। अब ब्लड के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिसेट अगर अपीयर होगा तो पेशेंट अगर यूरिन करेगा, उसका टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर यूरिन ले लिया जाए तो कुछ 15 मिनट बाद ना ये क्या होगा कि यूरिन जो है ऊपर से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अब यूरिन ब्लैक क्यों होने लग गया है? बिकॉज इसके अंदर जो होमोजेंटिसेट आया हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और वो ब्लैक हो गया। अगर 2 घंटे के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ दें अकेला तो पूरा टेस्ट ट्यूब जो है, पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्लैक हो जाएगी, यूरिन सारा ब्लैक हो जाएगा। बिकॉज जितना भी रिक्वायर्ड प्रेजेंट था हमारे पास, जितना भी होमोजेंटिसिक एसिड या होमोजेंटिसेट इसके अंदर प्रेजेंट था उसकी सारे की क्या होगी हमारे पास? उसकी सारे की ऑक्सीडेशन होगी और वो ब्लैक पिगमेंट के अंदर चेंज हो गया। इट इज़ द बेस्ट क्लिनिकल फीचर विच वी फाइंड इन द अल्केप्टोन्यूरिया पेशेंट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। दूसरा, अगर हम उसका एमआरआई पेशेंट का करें तो अब हमें पता लगेगा, या कंप्यूटर टोमोग्राफी करें तो अब पता लगेगा कि जो होमोजेंटिसेट है वो कोलेजिनस टिश्यू और हमारे पास कार्टिलिजीनियस टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। ब्लैक पिगमेंट एक डिपॉजिट होने लग जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। सो देखें, जब उसका हम सीटी स्कैन देखेंगे या कंप्यूटर टोमोग्राफी देखेंगे, एक ही बात है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग देखेंगे, तब हमारे पास क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि जो इसकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो ब्लैक हो चुकी हैं। तो ये 2 क्लिनिकल फीचर मिलते हैं हमारे पास किसके अंदर? अल्केप्टोन्यूरिया के पेशेंट के अंदर। ऑल्दो अल्केप्टोन्यूरिया का जो पेशेंट होता है उसको 40 साल तक तो हमारे पास कोई सिम्टम नहीं आते। 3 सिम्टम आते हैं। एक होमोजेंटिसिक एसिड यूरिया के होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो यूरिन के अंदर आ रहा होता है, जिस डिजीज़ को कहते हैं, जिसको कहते हैं कंडीशन को होमोजेंटिसिक एसिड यूरिया। नंबर दूसरा है कि हमारे पास जो होमोजेंटिसिक एसिड है वो हमारे पास कहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया है? ब्लैक पिगमेंट हमारे पास डिपॉजिट होने लग गया है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, या आप कह लें कोलेजिनस और कार्टिलिजीनियस टिश्यू में डिपॉजिट होने लग गया है। तीसरा है कि ये अर्ली ऑनसेट कर देता है हमारे पास जो आर्थराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट कैविटीज नोन है द आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस कर देता है। सबसे जो इसका टिपिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर होता है वो आर्थराइटिस होता है। 40 साल तक तो हमें सिम्टम ही नहीं मिलते। बच्चों में ये डेफिशिएंसी या अल्केप्टोन्यूरिया किस तरीके डायग्नोज होता है कि बच्चों का हम डाइपर चेक कर लेते हैं। अगर डाइपर लॉन्ग स्टैंडिंग अगर वो काला हो गया है तो हमें पता लग जाता है कि बच्चे ने यूरिन किया था, वो यूरिन को जब उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीजन के साथ एक्सपोजर हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा कि उसकी पिगमेंटेशन होगी और होमोजेंटिसिक एसिड जो की पिगमेंटेशन की वजह से ब्लैक कलर आ जाएगा। ये भी आपको पता लग गया। अब अल्केप्टोन्यूरिया के पेशेंट के अंदर 40 साल तक तो हमारे पास सिम्टम ही नहीं मिलते, लेकिन इसकी वजह से जो आर्थराइटिस होता है वो बहुत हमारे पास क्रिपलिंग होता है। उससे बंदा जो है किस्म की आप कह लें फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, उस तरीके की कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट अपनी लिम्ब को भी इवन मूव नहीं कर सकता। इतना स्वेयर हमारे पास आर्थराइटिस हो सकता है। सो क्या करेंगे हम? डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे फिनाइल एलानिन और टायरोसिन की। यहाँ पे भी हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे फिनाइल एलानिन और टायरोसिन की। अब इतनी नहीं डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे कि कोई चीज़ हमारे पास टिश्यू प्रोटीन्स भी डिफेक्टिव हो जाए। हम नॉर्मल लेवल तक रखेंगे कि एक्सेसिव कैटाबॉलिज्म अमीनो एसिड का ना हो, और ये फिनाइल एलानिन और टायरोसिन अपने तो कुछ थोड़े बहुत जो टिश्यू प्रोटीन्स के फिनोमिना है उनको हमारे पास वो हमारे पास नॉर्मल होते रहे। एक तीसरी डिजीज़ है, उसके नाम हमारे पास हमने क्या पढ़ा था? एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म डिजीज़ उन्होंने यहाँ पे दी है। एल्बिनिज़म में क्या है कि टायरोसिन से क्या चीज़ नहीं बांध रही है हमारे पास, ये सिर्फ डायग्राम देखने वाली है। डायग्राम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या डिजीज़ है। आपने क्या देखना है कि एल्बिनिज़म एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे पास कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव है? कॉपर रिक्वायरिंग टायरोसाइनेज एंजाइम डिफेक्ट है। कॉपर रिक्वायरिंग टायरोसाइनेज एंजाइम डिफेक्ट है जो टायरोसिन को किस में चेंज करता है? मेलानिन के अंदर। अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन जो है एक पिगमेंट है, वो कलर देता है स्किन को, हेड्स को और आइस को।
इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, डिफरेंट बंदों में डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट सिवियर फॉर्म है उसे कहते हैं टाइप 1 ऑकुलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। उसके अंदर क्या होता है कि इस जैसा पेशेंट हो जाता है, उसकी आइज़ जो होती हैं वो रेड होती हैं हमारे पास, स्किन जो है वो जाहिर बात है कि पिगमेंट ना, मेलानिन जो है वो पिगमेंट है उसकी ना होने की वजह से वाइट हो जाती है। प्लस हमारे पास क्या होता है कि उसके जो हेयर्स हैं, हेयर्स को देखें, हेयर्स भी जो है उसके वाइट हो जाते हैं। सो ये मोस्ट फेयर फॉर्म होती है एल्बिनिज़म की, जिसको कहते हैं टाइप 1 अकुलोकुटेनियस एल्बिनिज़म। इसके अंदर टायरोसाइनेज जो कॉपर रिक्वायरिंग टायरोसाइनेज है वो डिफेक्टिव होता है। इनके अंदर एक तो ये सिम्टम्स आते हैं कि इनको कोई पिगमेंट नहीं होता। नंबर 2, इनको फोटोफोबिया होता है। जब ये सनलाइट के अंदर निकलते हैं तो सनलाइट जो है वो हर्ट्स करती है इनकी आइज़ को, तो जब ये हर्ट करती है तो इस सनलाइट के अंदर नहीं लिख सकते, इसलिए इनको फोटोफोबिया होता है। और मेलानिन जो है वो पिगमेंट आइज़ में ना होने की वजह से हमारे पास इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि विजन डिफेक्ट्स होते हैं। 3 सिम्टम्स आपने याद रखनी है। एक तो इनके स्किन के फीचर्स आ जाते हैं कि स्किन जो है, और हमारे पास इनके अंदर बहुत ज़्यादा मेलानिन जो है हमें कैंसर से भी बचा रहा होता है, तो इनके अंदर कैंसर की, स्किन कैंसर की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा होती है इन पेशेंट्स के अंदर। नंबर 2, इनको विजन डिफेक्ट्स होते हैं क्योंकि मेलानिन आइज़ के अंदर नहीं होता। नंबर तीसरा, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, फोटोफोबिया होता है। मेलानिन ना होने की वजह से ये क्या होता है कि जब ये पेशेंट सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो इनकी आइज़ जो है वो हर्ट करती हैं, तो ये लाइट में नहीं निकल सकते। ये टाइप 1 अकुलोकुटेनियस एल्बिनिज्म के पेशेंट हैं। अब हम जो आखिरी हमारे पास डिजीज़ रह गई है, उस डिजीज़ का नाम क्या है, फिनाइल कीटोनजूरिया। अब फिनाइल कीटोनजूरिया उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। फिनाइल कीटोनजूरिया 1 2 3 4 5 5 किस्म की है, लेकिन मैं आपको जनरल कंसेप्ट बता दूं कि फिनाइल कीटोनजूरिया की बेसिक हमारे पास क्या है। फिनाइल कीटोनजूरिया की हमारे पास बेसिक क्या है, फिनाइल कीटोनजूरिया हमारे पास क्यों होती है। फिनाइल कीटोनजूरिया जो हमारे पास डिजीज़ है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम नोन एज द, ये फिनाइल एलानीन है। फिनाइल एलानीन और फिनाइल एलानीन किसके अंदर चेंज हो जाता है, टायरोसिन में। अब ज़ाहिर तो इधर एक इंजाइम ही इन्वॉल्व है, कौन सा, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, लेकिन इधर एक और साइड चेन रिएक्शंस भी बड़े हो जाते हैं कि टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन इस इंजाइम के लिए कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन किसके अंदर चेंज हो जाता है, डाईहाइड्रोबायोबिटारिन के अंदर चेंज हो जाता है। ये टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन कहाँ से बना है, जीटीपी से। कंसेप्ट लें कि अगर जीटीपी से टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन बने ना, तब भी इनडायरेक्टली इस इंजाइम की इनिबिशन हो जाएगी और फिनाइल एलानीन टायरोसिन में नहीं चेंज हो सकेगा। एक बात आ गई। नंबर दूसरी बात कि ये इंजाइम हमारा, पहली बात तो ये है ये इंजाइम ही ना हो। दूसरी बात ये है कि जीटीपी से जो टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन बन रहा था वो बने ही ना। दो बातें आ गई। तीसरी बात ये है कि हमारे पास टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन डाईहाइड्रोबायोबिटारिन में तो चेंज हो गया है, लेकिन डाईहाइड्रोबायोबिटारिन दोबारा टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन में ना चेंज हो सके। क्यों ना चेंज हो सके, ड्यू टू द गेन डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम नोन एज द डाईहाइड्रोटिरिडीन रिडक्टेज। देखिए 3 केसेस आ गए, यहाँ तो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज इंजाइम ही डेफिशिएंट हो, यहाँ जीटीपी से जो टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन बनने का प्रोसेस है वो डिफेक्टिव हो। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन इस कॉमन रिएक्शन के अंदर डाईहाइड्रोबायोबिटारिन में तो चेंज हुआ है, लेकिन डाईहाइड्रोबायोबिटारिन जो है वो दोबारा टेट्राहाइड्रोबायोबिटारिन में ना चेंज हो सके ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम नोन एज द डाईहाइड्रोटिरिडीन रिडक्टेज। इन चारों केसेस के अंदर, तीनों केसेस के अंदर क्या होगा हमारे पास कि ये रिएक्शन फिनाइल एलानीन से टायरोसिन के अंदर जो चेंज होने का प्रोसेस है वो नहीं हो सकेगा, तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोनजूरिया। अब फिनाइल कीटोनजूरिया के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स क्या मिलते हैं। फिनाइल एलानीन अगर बॉडी में यूज़ नहीं हो रहा तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, सबसे इसके अंदर बुक के अंदर सबसे अच्छी डायग्राम बनाई हुई है, वही हम करते हैं कि फिनाइल एलानीन देखें। फिनाइल एलानीन अगर हमारे पास टायरोसिन में नहीं चेंज हो सक रहा तो टायरोसिन से जो आगे चीज़ें बननी थी वो नहीं बनेंगी, लाइक टिश्यू प्रोटीन नहीं बनेगी, मेलानिन नहीं बनेगी, कैटिकोलामीन्स नहीं बनेगी, फ्यूमेरेट एसीटोएसीटेट नहीं बनेगा। तो इन पेशेंट्स के अंदर क्या मिलता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिलती है, आईक्यू इनका जो होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रोकेफिली होती है, उनको ट्रेमर सीजर्स चल रहे होते हैं। फिनाइल एलानीन जो है, फिनाइल एलानीन बॉडी में जब इसका ब्लड ज़्यादा हो, ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा होगा तो फिनाइल एलानीन चेंज हो जाती है फिनाइल पायरोवेट में, फिनाइल पायरोवेट चेंज हो जाता है फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट में। ये याद रखना कि फिनाइल एसीटेट ग्लूटामीन के साथ बाइंड करता है और फिनाइल एसीटाइल ग्लूटामीन बना देता है, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, एक बहुत कॉमन सिम्टम मिलता है, मस्टी ऑर्डर, माउजी ऑर्डर या मस्टी ऑर्डर टू द यूरिन।
माउजी ऑर्डर यूरन। ये बहुत पिछले साल का जो पेपर आया था उसके अंदर ये क्लिनिकल भी था और उसके अंदर सिर्फ ये बताया था कि पेशेंट जो है उसको ट्रेमर्स है हमारे पास और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है मे बी, और उसके अंदर जो यूरन है उसके अंदर मस्टी या माउजी ऑर्डर है। तो आपका डायग्नोसिस क्या है? तो आपको फ़ौरन पिकअप कर लेना चाहिए कि फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन की वजह से जो यूरन है उसके अंदर माउजी ऑर्डर आ रही है, जिसकी वजह से ये आपको पता लग जाना चाहिए कि ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज या हमारे पास किसी भी कोई डिफेक्शन जीटीपी से टेट्राइडोबायोबिटारिन ना बने, या टेट्राइडोबायोबिटारिन से जो डाईहाइड्रोबायोबिटारिन बन जाता है, ठीक है, लेकिन डाईहाइड्रोबायोबिटारिन जो है वो दोबारा टेट्राइडोबायोबिटारिन में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डाईहाइड्रोटीडीजी इंडक्टेज। ये तीनों में से कोई डिफेक्टिव होगा तो जाहिर बात है कि क्या होगा कि फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा। फिनाइल कीटोन यूरिया हम क्या इसलिए रहे हैं कि फिनाइल एलानिन कीटोन बॉडीज़ के अंदर फिनाइल पायरोवेट में चेंज होगा, फिनाइल लैक्टेट के अंदर, फिनाइल एसीटेट के अंदर, उनका लेवल जब यूरन के अंदर बढ़ेगा तो माउजी ऑर्डर आएगी यूरन के अंदर। ये टिपिकल फीचर है हमारे पास। नंबर 2, इनका आईक्यू बहुत कम होगा पेशेंट्स के अंदर। नंबर 3, माइक्रोकेफिली होगी। माइक्रोकेफिली के बाद हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, डिलेड ग्रोथ होगी हमारे पास, और ट्रेमर्स हमारे पास मिल रहे होंगे, हाइपोपिगमेंटेशन होगी। अब हाइपोपिगमेंटेशन क्यों हुई है? क्योंकि फिनाइल एलानिन से हमारे पास टायरोसिन बनना था, तो टायरोसिन तो बना नहीं, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन भी आगे नहीं बनेगा, सो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपोपिगमेंटेशन होगी। अब जो अमेरिका की स्टेट्स हैं वहाँ पे तो बाय लॉ ये है हाइपोपिगमेंटेशन। अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर बाय लॉ ये है कि आपने जो न्यू बॉर्न पैदा हुआ है उसके इनका जो ट्रीटमेंट होता है या डायग्नोसिस होता है वो हम किस तरीके करते हैं, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। उससे हम जो है एंजाइम्स की स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि वेदर द एंजाइम इज़ प्रेजेंट और नॉट, तो अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो वो अर्ली ऑन डायग्नोसिस हो जाती है और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। अब अमेरिका के अंदर बाय लॉ ये रूल है कि हर न्यू बॉर्न जो है उसका हमारे पास स्क्रीनिंग होगी ग्रेटर देन 50 डिजीज़ जो कॉमन डिजीज़ हैं उनकी हमारे पास स्क्रीनिंग होगी, और अगर कोई पॉजिटिव आती है तो उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट उसी वक्त स्टार्ट कर दिया जाता है। देखो लेकिन कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे 20 ऐसे न्यू बॉर्न एरर्स को देखा जाता है, लेकिन सारे स्टेट में एक बात कॉमन है कि फिनाइल कीटोन यूरिया को देखा जाता है। फिनाइल कीटोन यूरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? फिनाइल कीटोन यूरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो IQ जो होता है पेशेंट का वो बहुत कम हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज लाइक द ट्रेमर्स, माइक्रोकेफिली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हम किसी भी कीमत के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई पेशेंट है उसका IQ कम है वो आगे जो है मुआशरे में कम्पीट ही नहीं कर सकेगा हमारे पास। तो ये बहुत जो है माँ बाप के लिए भी बच्चा जो है वो फिर अजियत बन जाता है। तो बेहतर है कि पहले उसको अर्ली ऑन डायग्नोसिस किया जाए, उसको फिर ट्रीटमेंट दे दिया जाए। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देते हैं। ट्रीटमेंट हम ये देते हैं कि लाइफ लॉन्ग जो है वो फिनाइल एलानिन फ्री डाइट दे देते हैं, लाइफ लॉन्ग फिनाइल एलानिन फ्री डाइट, नंबर 1। नंबर 2, उसको टायरोसिन की सप्लीमेंटेशन देते हैं। वाई टायरोसिन की सप्लीमेंटेशन हमने इधर दी है बिकॉज क्योंकि फिनाइल एलानिन से ही टायरोसिन बनता है, तो टायरोसिन जो है अगर फिनाइल एलानिन आगे ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंट है, तो टायरोसिन भी ज़ाहिर बात है नहीं बनेगा। तो टायरोसिन के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो भी नहीं होंगे। हमें उन नॉर्मल फंक्शंस को नॉर्मेलिटी की तरफ रखने के लिए हमें टायरोसिन की सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है। क्या ट्रीटमेंट है? बहुत आसान ट्रीटमेंट है कि एक हमने क्या देना है कि फिनाइल एलानिन जो है, फिनाइल एलानिन डाइट जो देनी है फ्री ऑफ द फिनाइल एलानिन देनी है। नंबर 2, टायरोसिन की सप्लीमेंटेशन देनी है। अब एक और उन्होंने डिजीज़ बुक में लिखी हुई है कि हमारे पास क्या हो जाए कि मिटरनल अगर फिनाइल कीटोन यूरिया हो, मदर के अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया हो, तो अगर उसका लेवल ब्लड के अंदर फिनाइल वो इख्तियात नहीं करती और फिनाइल एलानिन का अगर डाइट वो ज़्यादा खाती है तो उसका ज़ाहिर बात है फिनाइल एलानिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। तो फिनाइल एलानिन का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा हो मदर के, तो उसके ट्रैक्टोजेनिक इफेक्ट होते हैं। फीटस के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे? देखें कितने ख़तरनाक इफेक्ट हैं कि हमारे पास कंजेनिटल हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। अब हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ को किसी भी किस्म की हमारे पास हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं और हमें उसे किसी भी कीमत के ऊपर कंपेंसेट नहीं कर सकते। हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं हमारे पास, और उसके अंदर क्या होता है कि मैटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर हमारे पास
और आते हैं माइक्रोकेफिली। माइक्रोकेफिली भी हमारे पास इधर दोबारा होती है। एक तो माइक्रोकेफिली यहाँ पे हो रही थी और दूसरी माइक्रोकेफिली है। दोनों केसेस के अंदर क्या होता है, माइक्रोकेफिली होती है एंड इसका साइज छोटा होता है और ब्रेन की डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होती। हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ और माइक्रोकेफिली। अगर मैटरनल फिनाइल कीटोनजूरिया हो तो उसके अंदर अगर मदर जो है वो अगर अपनी डाइट को कंट्रोल ना करे और फिनाइल एलेनिन ज़्यादा खाए तो उसके ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होते हैं, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ होते हैं और माइक्रोकेफिली। तो ऐसी मदर को क्या करना चाहिए कि शुरू हुई से, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डिवेलप होते हैं, तो शुरू ही से फिनाइल एलेनिन का लेवल अपनी डाइट में लो रखना चाहिए और टिल बर्थ तक उसको अपनी ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। So this is all about the phenylketonuria, albinism, tyrosinemia, alkaptonuria. Hope you will understood well. Thank you very much.